किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में जो ये पीरियड है, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये वो पीरियड है जो क्रूशियल भी है, क्योंकि देयर आर सेवरल थिंग्स विच कैन डिस्ट्रक्ट यू। आपको डाइवर्ट करेगा बहुत सारे। वो एक शेर है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। उसको लगता है कि कंप्यूटर साइंस ही फ्यूचर है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मोबाइल में स्मार्टफोन तो ये मैं यूज़ ही कर रहा हूँ, कंप्यूटर तो मेरे घर पे ही है। इस बात को जो है नहीं कंसीडर करता कि पैकेज जिसका हाई है वो ज़्यादा खुश है, या आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि आपको जो अच्छा लग रहा है आप उस फील्ड को एक्सप्लोर करें। हे एवरीवन, माय नेम इज़ अमन सिंह और आज के हमारे गेस्ट हैं वीरेंद्र सर, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मदन मोहन मालवीय के। इन्होंने अपना पीएचडी आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट किया है और 60 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश करवा चुके हैं और स्प्रिंगलर जैसे इंटरनेशनल जर्नल में एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर भी रह चुके हैं। वेलकम टू द नेक्स्ट जेन भारत सर। थैंक यू अमन। तो सबसे पहले सर आपके स्कूल से हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। कि आप स्कूल में पढ़ने में कैसे थे और स्कूल में आपका माइंडसेट क्या था हर चीज़ को लेके, पढ़ाई को लेके, एक्स्ट्रा करिकुलर को लेके। तो थैंक यू अमन। रही बात अगर मेरे चाइल्डहुड जर्नी की, तो मैं एक गांव के ही स्कूल में पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम के, क्लास 5 तक। उसके बाद में करीब 3-4 किलोमीटर मेरे गांव से दूर एक स्कूल था, सरकारी स्कूल था, जिसमें 8 तक पढ़ाई की। उसके बाद में जिसका जगह का नाम है अंबारी, आजमगढ़ में, और वहाँ पे ही एक जनता इंटर कॉलेज है, सरकारी संस्थान, और वहाँ से मैंने अपनी 10th 11th एंड 12th तक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद में उस टाइम तक में ये श्योर था मेरा कि मुझे इंजीनियरिंग करना है। और उसका एक सबसे बड़ा रीज़न था कि मेरे जो एल्डर ब्रदर थे सुरेंद्र कुमार, वो डिप्लोमा कर रहे थे उस टाइम में, गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट है आगरा में, वहाँ से। तो एक उसको देख के और समझ के ये लगता था कि इंजीनियरिंग ही करना है, जबकि मेरे जो माता पिता वो चाहते थे कि मैं मेडिकल की पढ़ाई करूं। बट थोड़ा सा मुझे केमिस्ट्री से थोड़ा सा हमेशा एक फियर रहा है, तो मुझे कम समझ में आती है और मुझे इंटरेस्ट नहीं है। असली बात तो ये है। तो मेरा ये था कि मैं फिज़िक्स और मैथ में अच्छा हूँ, तो मैं इसी फील्ड में ही कंटिन्यू करूँगा और इंजीनियरिंग करूँगा। उस टाइम में भी मेरे दोस्त जो हुआ करते थे स्कूल के, वो कभी कभार मजाक भी करते थे कि अरे तुमसे इंजीनियरिंग नहीं होगी, या ऐसे कुछ बातें करते थे। बट ड्यूरिंग 12th क्लास तो आई अपीयर्ड फॉर दी, उस टाइम में यूपी सीट करके आई थिंक कि जो है एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करता था, उसमें अपीयर हुआ और आई क्वालिफाइड। बट मैं एडमिशन उस टाइम में भी लेना नहीं चाहता था, और मैं चाहता था कि मैं जेई की तैयारी करूं फुल फ्लैज, एटलीस्ट 1 ईयर्स दूं प्रिपरेशन के लिए। बट जो हमारे एल्डर ब्रदर थे, उनका कहना था कि एक 1 ईयर वेस्ट हो जाएगा और उसके बाद में भी फिर तुम यहीं पे बीटेक में एडमिशन ले रहे होगे AKTU के किसी कॉलेज में, ये वो। तो उनकी बातों को हमने कहा कि ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। तो हम लोगों ने काउंसलिंग ज्वाइन किया और एडमिशन मिला मुझे एक भगवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है मुजफ्फरनगर में, और वहाँ पे मैकेनिकल ही हमारा ध्येय था कि मैकेनिकल ही लेना था और कुछ लेना ही नहीं था। उसका एक रीज़न था कि मैं कानपुर में जहाँ पे भाई के साथ में कुछ दिन रहा, तो वो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जस्ट बगल में ही रहता था, तो उनके जो एम्प्लॉय थे वो हमारे साथ में रहते भी थे। तो वी आर इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम देम कि हमें अगर मैकेनिकल मिल गया तो वी कैन गेट द जॉब इन दी HAL आल्सो। ओके, तो इसलिए मैकेनिकल ही लेना था, और मैकेनिकल में हमने फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन लेके फ़ीस जमा करके, विदाउट वेटिंग कि सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में कहीं बहुत अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं या अदर ऑप्शंस हो सकते हैं, वो हमने चेक नहीं किया और सीधा एडमिशन लिया और पढ़ाई स्टार्ट कर दी। और ड्यूरिंग 3rd ईयर एंड फाइनल ईयर हमने गेट क्वालिफाई किया। उस टाइम में गेट का एग्ज़ाम जो है IIT खड़गपुर ने कंडक्ट किया 3rd ईयर में, और 2007 में IIT कानपुर ने। दोनों बार मैंने गेट क्वालिफाई किया, और फिर ये डिसाइड होने लगा कि नौकरी करनी है या आगे पढ़ाई।
तो फिर हमारे भाई साहब ने कहा कि नौकरी तो पूरी ज़िंदगी करनी है आपको, तो क्यों ना, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वाई नॉट हायर एजुकेशन। तो आई सिलेक्टेड द हायर एजुकेशन एंड वेंट NIT सिलचर, आसाम. I got admission in NIT Hamirpur also, but the fee is one of the most concern. तो उस टाइम तक में फाइनेंशियल इतनी दिक्कतें थी कि हमने सोचा कि जो है जहाँ पे फीस कम होगी वहाँ एडमिशन लेंगे। तो हमें सबसे कम फीस में जो एडमिशन मिला NIT सिलचर, अराउंड 10,000 वाज अ फीस दैट टाइम। तो आई गॉट द एडमिशन इन NIT सिलचर इन थर्मल इंजीनियरिंग एंड डिड द MTech, और 2009 में हमने MTech कंप्लीट किया। एंड दैट टाइम आई डिसाइडेड कि आई विल गो फॉर दी हायर एजुकेशन अगेन, फिर फॉर दी PhD। और उस टाइम में हमने अप्लाई किया कुछ IITs में, लाइक IIT कानपुर, रुड़की, IIT पटना एट्सेट्रा, दिल्ली आल्सो। ओके, एंड फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट राउंड इंटरव्यू हुआ उसमें मैं सेलेक्ट नहीं हुआ किसी में भी। और उसके बाद में फिर, क्योंकि PhD में 2 बार एडमिशन होता है, एक बार समर और विंटर दोनों में ही, तो विंटर में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और उस बीच में मैंने एक गुड़गांव में कॉलेज था, गुड़गांव कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहाँ पे एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। असिस्टेंट प्रोफेसर एक्चुअली पोस्ट नहीं होती थी उस टाइम में, लेक्चरर करके पोस्ट होती थी, तो एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया। और उसके 1 साल के अंदर ही मैं ट्राई करता रहा कि, और ये श्योर था कि PhD मुझे करनी है तो केवल IIT से करनी है, किसी और संस्थान से, तो केवल IIT में ही अप्लाई किया। और फर्स्ट जो इंटरव्यू था मेरा वो IIT दिल्ली में था, और इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हुआ, और 2010 में मैंने वहाँ से PhD स्टार्ट की। और उसके बाद में PhD कंप्लीट हुआ 18 में मेरा, और ड्यूरिंग दैट पीरियड आई ज्वाइंट फैकल्टी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन KR मंगलम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम। उसी बीच में जो है PhD करने के जस्ट बाद ही एक गवर्नमेंट का स्कीम आया, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, TQIP 3। ओके, तो वो स्कीम इस तरह से थी कि देश भर के जो भी मेधावी पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरेट लोग थे, IIT से एटलीस्ट 1 डिग्री IIT की हो, इस तरह की कंडीशंस के साथ में, और वो गेट क्वालिफाई होना चाहिए। इस कंडीशन के साथ में शॉर्ट लिस्टिंग थी, एंड इंटरव्यू जो थे वो सारे NITs को उन्होंने दिया था कि वहाँ पे सेंटर होगा, और NIT के ही प्रोफेसर लोग इंटरव्यू लेंगे, और जो सिलेक्ट होंगे वो जो रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं, किस फोकस्ड स्टेट जिनको बोला गया, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ये सबको फोकस स्टेट माना गया, जहाँ पे ये माना गया कि फैकल्टी की बहुत शॉर्टेज है, और जिसकी वजह से जो क्वालिटी एजुकेशन है वो इन संस्थानों में, जो रीजनल संस्थान है उनमें नहीं हो पा रहा है। तो इन फैकल्टी को वहाँ पे रिक्रूट करके अपॉइंट किया जाएगा, सो दैट कि द क्वालिटी एजुकेशन कैन बी गिवन टू द रूरल एरियाज आल्सो। ओके, तो उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ, और उस सिलेक्शन में मैं KNIT सुल्तानपुर ज्वाइन किया, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो गवर्नमेंट संस्थान है उत्तर प्रदेश का। और 3 इयर्स का जो हमारा टर्म था कि 3 इयर्स तक हम लोग गवर्नमेंट के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमें निभानी थी वो हमने फुलफ़िल किया। और उसके कुछ दिन के बाद ही वहाँ से जब हम लोगों का पूरा वर्क पीरियड ख़त्म हुआ तो मैंने फिर अप्लाई करना शुरू किया। उस टाइम में कोरोना का भी पीरियड रहा और काफ़ी स्ट्रगल, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो स्थिति थी काफ़ी दयनीय हो गई उस पीरियड में। तो रिक्रूटमेंट एवरीथिंग इज़ अ वेरी, मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था, हर तरह से प्रॉब्लम था। बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और संस्थान भी फैकल्टी के रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे। तो उसी बीच में जो आपका हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है कानपुर में, वहाँ से रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट आया और वहाँ पे मैंने अप्लाई किया, और वहाँ पे मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में परमानेंट पोस्ट पे वहाँ पे अपॉइंट किया गया। तो सर जैसा आपने कहा कि आपका जब बीटेक आपने ज्वाइन किया एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग जी, तो आपका ड्रीम था कि HAL में आप जाके काम करें। जी बिल्कुल। तो आप उससे बहुत ज़्यादा अपोजिट हो गए हैं, क्योंकि आप सीधे जॉब भी छोड़ दिया, सीधे टीचिंग क्षेत्र में आ गए।
सो ये इतना ज़्यादा डेविएशन कैसे हो गया कि जॉब करना है चाहिए हाँ, से ये जो डेविएशन है उसका एक ही रीज़न है, मैंने जो मेरी मास्टर डिग्री थी। तो उस टाइम में जब मैं मास्टर डिग्री में आया तो मुझे उस टाइम तक ये रियलाइज़ होने लगा कि मुझे केवल और केवल मतलब इंजीनियर नहीं बनना है। मुझे रिसर्च फील्ड में इतना इंटरेस्ट था क्योंकि अपने प्रोफेसर्स के सुनते थे हम लोग कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ डेवलप कर रहे हैं, उनके रिसर्च आर्टिकल्स जर्नल्स में आ रहे हैं, ये सब हम लोग सुनते और देखते पढ़ते रहते थे। और ख़ुद भी हमें प्रोजेक्ट करना होता था। तो 1 ईयर्स का हमारा जो है एमटेक में प्रोजेक्ट ड्यूरेशन था, तो उसमें हमने काफ़ी पेपर, 1-2 पेपर हमारे जो है एमटेक के भी पब्लिश हुए। तो उस टाइम से ये हुआ कि केवल इंजीनियर नहीं बनना है, रिसर्च करना है। तो उस तरफ हमारा थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। और उसके बाद में जो सिचुएशन थी कि मतलब इतने ज़्यादा गवर्नमेंट के जॉब इंजीनियरिंग में नहीं मिल रहे हैं, या जो है हमारे जो प्राइवेट सेक्टर्स है वहाँ पे भी दिक्कतें थी कि जो है आपको। तो हम लोगों ने ये सोचा कि नहीं, हमें जो है अगर हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट है और अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्यों ना हम लोग हायर एजुकेशन में ही जाएं। तो इसलिए एमटेक इज अ पिन पॉइंट है कि जो मैंने जो अपना करियर का गोल था वो इंजीनियर बनने के बजाय रिसर्चर बनने की तरफ जो है, और साथ में एकेडमिक। और दूसरी बात है कि जो पढ़ने और पढ़ाने का जो मुझे मेरा शौक़ है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था 10-12 तक का जो मेरा था, तो उस टाइम में भी मैं अपना खुद तो कोचिंग करने जाता था, बट जब आता था घर पे तो मैं मोहल्ले के सारे बच्चों को बुला के पढ़ाता था घर पे। तो पढ़ाने का शौक़ तो तब से है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई कभी कि जो है अगर मैं टीचिंग में जाता हूँ तो इस तरह का कोई वो नहीं हुआ। और फैमिली की तरफ से हमारा पूरा सपोर्ट था कि जो आपको अच्छा लगे वो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो जैसा कि आपने बोला कि आपका इंटरेस्ट रिसर्च में हुआ, इसलिए आपने HAL छोड़ के थोड़ा सा PhD की ओर फोकस किया। बट अगर आप उस समय के स्टूडेंट और जो इस समय आप स्टूडेंट को पढ़ाते हैं बीटेक में, अगर उनको देखें माइंडसेट के बेस पे, अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, तो क्या आपको क्या लगता है कि गैप लगता है पहले से अब, कि पहले से इम्प्रूवमेंट दिखता है? नहीं, देखिए काफ़ी सारे चेंजेस हैं, करीब अराउंड 15 to 20 ईयर्स का गैप है। और तब और अब में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। और कोरोना के बाद स्पेशली देयर आर ह्यूज चेंज इन द डिजिटल एटसेट्रा। ओके, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप उस टाइम को, जो हमारा टाइम था, वो लोग कोर ब्रांचेस की तरफ फोकस्ड होते थे और वो इंटरेस्ट दिखाते थे कि कोर में ही फ्यूचर है। और आज के डेट में कोर में फ्यूचर लोगों को नहीं दिखता। उसका एक है कि अभी जो डिजिटल पिछले 10 साल में देखें तो डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा जो है प्रोग्रेस की है, वो दिखने लगी है। मतलब आपको हर जगह पे डिजिटल दिखेगा। आपको वो स्मार्टफोन सभी के पास में है, स्मार्ट ग्लासेस हैं, स्मार्ट पेन्स हैं, कैमरा, मोबाइल एवरीवेयर। और सबसे बड़ी बात है कि उनके कॉस्ट बहुत कम हो चुके हैं। ठीक है ना, एक रीजनेबल कॉस्ट में कि कोई भी गरीब भी आदमी जो है बियर कर सकता है कि एक स्मार्टफोन। ओके, तो इन सब को देखते हुए जो आपकी जनरेशन कह सकते हैं, आपकी जनरेशन जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है। उसको लगता है कि कंप्यूटर साइंस ही फ्यूचर है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मोबाइल में स्मार्टफोन तो ये मैं यूज़ ही कर रहा हूँ, कंप्यूटर तो मेरे घर पे ही है। हमारे टाइम में किसी के पास में कंप्यूटर नहीं होता था। पूरे हॉस्टल में एक स्टूडेंट था जिसके पास कंप्यूटर था। और मतलब कॉलेज में भी कंप्यूटर लिमिटेड होते थे। जब कंप्यूटर का जो पीरियड होता था या लैब का पीरियड, उसी टाइम में हम केवल कंप्यूटर को ऑन और ऑफ कर पाते थे या जाके सी प्रोग्रामिंग कर पाते थे। तो उस वजह से अभी जो है माइंडसेट जो है स्टूडेंट्स का वो शिफ्ट हुआ है कि कंप्यूटर। लेकिन मेरा मानना है कि ये चीज़ नहीं है कि कोई चीज़ सब कुछ कंप्यूटर के बदौलत चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, देयर आर हार्डवेयर, बट हार्डवेयर कैन बी इंटीग्रेटेड विद द सॉफ्टवेयर। तो वो चीज़ें चल रही है और उसको इंटीग्रेट केवल और केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ही स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ही स्टूडेंट कर सकते हैं। सपोज़ करिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कंप्यूटर वाला नहीं कर सकता। कंप्यूटर वाला केवल कोडिंग कर सकता है, बट व्हाट इज़ द फिजिक्स behind that program that can be told by the only the mechanical students। तो आपको मैकेनिकल की नॉलेज तो रखनी पड़ेगी। तो मेरा जो पर्सनल
सुझाव है अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो उसको ये नहीं सोचना है कि मैं कहीं पे पिछड़ गया, ये नहीं सोचना है। उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रहते हुए जो कंप्यूटर साइंस है या एआई है, डेटा साइंस है, उसको हाउ वी कैन इंटीग्रेट दोज थिंग्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दैट इज़ अ करियर। ओके, और आज के लोग सक्सीड भी कर रहे हैं। इवन आप बहुत सारी आप जाके कंपनीज देखो, इवन व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर डिग्री, तो बहुत सारे जो मैकेनिकल और थर्मल के, मैं थर्मल इंजीनियरिंग में मेरा मास्टर डिग्री रहा, तो वो उस टाइम में सॉफ्टवेयर में नौकरी पाते थे। तो सॉफ्टवेयर कंपनी तो बेवकूफ़ नहीं हो सकती है कि जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले को क्यों हायर कर रही है। वो इसीलिए हायर कर रही है क्योंकि प्रोग्रामिंग कैन बी टॉट। 10 दिन या 6 महीने में आपको प्रोग्रामिंग सिखा दी जाएगी, आप सीख जाएंगे और करने लगेंगे। बट ये जो पूरा नॉलेज है जो 4 इयर्स का, वो आपको 6 महीने की ट्रेनिंग में प्रोग्रामिंग में C++ और जावा और इन सब में नहीं सिखाई जा सकती। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप रहते हुए अपने कोर फील्ड में आप अपने नॉलेज को इन्हेंस कीजिए, आप प्रोग्रामिंग को सीखिए, आप डिज़ाइन सॉफ्टवेयर को सीखिए। और ये चीज़ें आपको रियलाइज़, ऐसा नहीं है कि आप जो है फाइनल ईयर में आए और जब प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ देन यू हैव टू रियलाइज़, यू हैव टू रियलाइज़ एट लीस्ट सेकेंड ईयर। मेरा हमेशा, मैं जब पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैं हमेशा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में स्पेशली पढ़ाता हूँ, तो मैं वहाँ से ही बोलता हूँ कि एटलीस्ट यू हैव टू सेलेक्ट वन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर एट फर्स्ट ईयर लेवल, कि आप जो है कोई भी डिज़ाइन, जैसे आप डिज़ाइन, हम लोगों को फर्स्ट ईयर में ग्राफिक्स का एक सब्जेक्ट होता है, तो वो आज भी बहुत संस्थानों में वो वही पेन पेंसिल और ये इस स्केल पे ही डिपेंडेंट है। उसको कंप्यूटर पे ले आने और समझने की ज़रूरत है। और स्टूडेंट करिकुलम में चेंज भी किए गए हैं हर जगह पे थोड़ा बहुत, लेकिन जो लेवल का हमें चाहिए, इंडस्ट्री को चाहिए जिस तरह का, वो संस्थान में पॉसिबल नहीं है उस लेवल का आपको सिखाना। तो वो स्टूडेंट को ही खुद इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, और एटलीस्ट वन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर इन फर्स्ट ईयर, तो वो चाहे वो सॉलिड वर्क सीख ले या ऑटोकैड सीख ले, एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सेकेंड ईयर। अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन सीख ले या C++ ही सीख लें, कोई भी एक अच्छी जो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उस टाइम की, आप सेकेंड ईयर में सीख लें। और थर्ड ईयर में आप कोई भी एक सिमुलेशन वाले जो ANSYS सीख लें, इस तरह के सॉफ्टवेयर अगर आप सीख लेते हैं, तो आपका जो करियर ग्रोथ है उसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। फाइनल ईयर इज़ ए फ्री फॉर दी जॉब। आप उसकी प्रिपरेशन करिए, इंटरव्यू की तैयारी करिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। तो ये इस तरह से अगर आप थोड़ा सा आप अपने आप को सॉफ्टवेयर से अलग ना करके, सॉफ्टवेयर को आप अपने कोर के साथ में इंटीग्रेट, और आपको प्रोजेक्ट और अपना नॉलेज यूज़ करना है कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट आवर नॉलेज ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनटू सॉफ्ट स्किल्स। तो कैसे उसको अप्लाई करना है, उस पे फोकस करना है। जैसा सर आपने बार बार फोकस किया कि हमेशा सीखने पे जोर दो, बट सर अभी देखा जा रहा है जो भी कॉलेज में स्टूडेंट है, अब इतने सारे AI टूल्स आ रहे हैं जो भी पहले काम 2-3 घंटे में होता था अब केवल मिनटों में हो जा रहा है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उस पर। तो वैसा रिसर्चेस भी बता रही हैं कि अब बच्चों में अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत कम है, किसी चीज़ को कितने देर तक रिटेन करना है वो भी बहुत कम होता जा रहा है। तो इस पे आपका क्या है कि इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी देख रहे हैं ये तो दिन पे दिन और एडवांस होगी। जब टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो हम हमारी थिंकिंग एबिलिटी को और कम करने की कोशिश कर रही है। आई एग्री कि जितनी भी आज के डेट में जैसे आपके AIs आ गए हैं, तो वो जो घंटों या पूरे दिन का काम था वो 2 मिनट या 5 मिनट में कर देते हैं। लेकिन सेम टाइम में आपको रियलाइज़ भी करना है कि हाउ दे आर वर्किंग, ये आपको जानना है, और आप कैसे उससे बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं उसको भी आपको सीखना पड़ेगा। जैसे कि आज के डेट में ना पीपल आर थिंकिंग कि ये करने के लिए जस्ट गो एंड राइट द ChatGPT की एक मेल लिख दो, वो लिख देगा, ऑब्वियसली ही विल राइट। बट वो उसकी लैंग्वेज हो सकता है देखते ही पता चल जाएगी कि ये कोई AI से
यूज़ करके लोगों को रिसर्च पेपर एआई से लिख के आ रहे हैं। ठीक है, और देयर आर टूल्स, वो भी डिटेक्ट करते हैं कि आपका कितना एआई कंटेंट है, ठीक है, और कितना आपने प्लेगराइज या सिमिलरिटी किसी भी रिसर्च पेपर या यहाँ से लिया हुआ है। तो देयर आर टूल, हमें क्या है समझना है कि हाउ दे कैन बी यूटिलाइज फॉर द बेस्ट। और उसके लिए आज के डेट में देखिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आप एआई को जैसे सपोज करिए चैट जीपीटी को ही आप यूज़ करेंगे और मैं यूज़ करूँगा, जिसका प्रॉम्प्ट कन्विंसिंग होगा, अलाइंड होगा जो हमारा एआई है, उसके लिए वो बेस्ट रिजल्ट देगा। रिजल्ट तो आपको भी मिलेगा, लेकिन प्रॉम्प्ट, अब वहाँ पे क्या है, प्रॉम्प्ट इज ए इंजीनियरिंग, नाउ इट इज ए सब्जेक्ट। आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ये बहुत सारे जो है आपके जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कोर्सरा, EDX एट्सेट्रा, वहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट है, पूरा करिकुलम है। आप उसको अच्छे से हाउ टू राइट द प्रॉम्प्ट, क्या चीज़ें आपको लिखनी है ताकि आपको एआई से बेस्ट रिजल्ट मिले, अदरवाइज आपको जो बेस्ट आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आपके पास हमेशा अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे जो है उससे क्या बेस्ट लिया जा सकता है, और जो है उसको हम कैसे, जैसे कि सपोज करो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग होके आपको लग रहा था कि मैं ऐप नहीं डेवलप कर सकता, आपका कोई छोटा सा स्टार्टअप आपने बनाया या कोई आपका आइडिया है, आप नहीं जानते क्योंकि आपको लगता है प्रोग्रामिंग मुझे नहीं आती, ये तो कंप्यूटर साइंस वालों का फील्ड है, हमें आती नहीं, या आप जानना नहीं चाहते, दोनों ही चीज़ें हो सकती है। तो आप अब एआई को यूज़ करके आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप उससे बनवाएं। आपका हो सकता है कि इनिशियल वो ड्राफ्ट जो है बहुत कन्विंसिंग ना आए, लेकिन आफ्टर 10-20 इटरेशन और मॉडिफिकेशन यू विल गेट द एज यू वांट। तो आपको एक अल्टीमेट जो आपका ऐप है वो बन जाएगा। तो हम केवल इस तरह से ना देखें कि एआई हमें जो है एक तरह से पीछे छोड़ने की कर रहा है, या हमारी जो है जो बुद्धिमत्ता है या हमारा जो माइंड है उसको कहीं पे ये जो है कुंद कर रहा है। अगर आप उसको राइट वे में यूज़ करेंगे तो हो सकता है वो किसी तरह से आपको किसी फील्ड में आपकी जो एफर्ट है और नॉलेज को वो कर रहा हो, लेकिन कहीं और दूसरों पे आपको कह रहा है कि ये चीज़ आप सीख लीजिए जिससे आप जो है बेटर कर सकते हैं। तो देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ ऑलवेज, बस ये सोचोगे कि मुझे तो हमेशा वही जाके C++ में प्रोग्रामिंग ही करनी है, वो नहीं करनी है। आप पूरे 2-2 घंटे में जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो 2 मिनट में कर दे रहा, वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप अब ये सीखिए ना कि कैसे मैं वो 2 मिनट में बेस्ट रिजल्ट पाना है, वो आप सीख लीजिए। तो इस पे हमें फोकस करना है। सर आपने कहा कि हमें सेकेंड ईयर में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सीखनी चाहिए जी, और आप ये भी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मुझे ये भी सीखना चाहिए कि जो हार्ड वर्क हम लोग कोड लिख के करेंगे उसको एआई की मदद से सिंपल वे में कैसे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों बात आपस में नहीं, इसलिए जानना है क्योंकि अगर आप किसी भी, सपोज कीजिए एक हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, स्पेशली रिसर्च में आप लोग ने प्रोजेक्ट में बच्चे यूज़ करते हैं एनसिस, दैट इज़ कॉल्ड, लोग कहते हैं ये इट इज़ अ ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स मतलब कि आपने कुछ इन किया, कुछ कंडीशन दी और उसको रन किया और यू विल गेट सम रिजल्ट। यू डोंट नो कि व्हाट इज द फिजिक्स, विच इक्वेशन इट इज सॉल्विंग, कौन सी इक्वेशन सॉल्व कर रहा है, कैसे सॉल्व कर रहा है, ओके, हाउ आई कैन मॉडिफाई दोज इक्वेशंस। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब वो आपके लिए, तो आपको इंजीनियर होने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक ITI के भी बच्चे को बोल दीजिए कि यहाँ पे क्लिक कर दो, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे क्लिक कर दो, ज्योमेट्री बन जाएगी और यहाँ पे क्लिक करके रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर आप फिजिक्स नहीं जान रहे हो कि कैसे सॉल्व कर रहा है, तो आप कैसे, अगर वो गलती कर रहा है तो आप कैसे पकड़ेंगे। तो प्रोग्रामिंग आपको सीखना इसलिए है कि अगर आपको उसको, जैसे देयर इज अ लिमिटेशन, जो AI है वो क्या है, वो जो पास्ट है हमारा, जो एग्जिस्टिंग डेटा है उससे सीखा हुआ है। अगर उसमें कुछ आप नया कुछ करना चाहते हैं तो वो AI नहीं करके देगा, उसको आपको कैसे चेंज करना है वो आप जब प्रोग्रामिंग जानेंगे तभी आप कर पाएंगे। कुछ मॉडिफाई करना है, रिसर्च यही है ना।
कि आप कुछ जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें कुछ ऐड इन कर रहे हैं, एडवांसमेंट कर रहे हैं, कुछ नया नॉलेज या इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, इसी को रिसर्च कहते हैं। तो वो तभी आएगा जब आपके पास नॉलेज पहले हो, तो आपको ये तो पता चले कि क्या एग्जिस्टिंग नॉलेज है, तभी तो आप ऐड कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू करने के पीछे यही है कि हमारे पास व्हाट इज द एग्जिस्टिंग नॉलेज। अगर आप नहीं जानते कि आप एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है, तो आप हो सकता है वही रिपीट कर दें जो ऑलरेडी अवेलेबल था, तो उसको रिसर्च कौन कहेगा, क्यों कहेगा। भाई सर अब रिसर्च पे आते हैं, जैसा कि बीटेक के पूरे 4 साल में ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको रिसर्च करना है किसी के लिए। हाँ, रिसर्च नहीं, एक वर्ड यूज करते, प्रोजेक्ट करते हैं, बट उस पे इस प्रोजेक्ट से भी एक रिसर्च पेपर बनता है जी। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने प्रोजेक्ट को रिसर्च पेपर के तौर पे पब्लिश करवाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कोई बीटेक में ऐसा कुछ ऐड होना चाहिए जिसपे रिसर्च हो? नहीं, ऐड एक्चुअली क्या है कि ऐड करने से केवल नहीं होगा, देयर आर सेवरल लिमिटेशन इन द ड्यूरिंग ए 4 years प्रोग्राम, ठीक है ना। कुछ तो आपको पता है कि UGC AICTE के रेगुलेशंस हैं, कुछ संस्थान की अपनी लिमिटेशंस हैं, और जो टाइम है वो सारे चीज़ें आपको फोकस करते हैं, मतलब बाध्य करते हैं कि आप फ्रेमवर्क से बाहर जाएंगे तो डिग्री हो सकता है एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि इट इज़ अ 4 year डिग्री। PhD की तरह नहीं है कि आपका जो है, अगर आपका जो रिसर्च है 3 years में नहीं कंप्लीट हुआ, 4 year में करिए, 5 year में कीजिए, 8 year में कीजिए, 10 year में कीजिए, इस तरह के चीज़ें नहीं हैं। तो जो भी करिकुलम या जो भी ऑब्जेक्टिव टीचर या स्टूडेंट दोनों मिल के जो डिसाइड करते हैं, वो यही होता है कि वो जो आपका 6 month या 1 years का जो ड्यूरेशन है अलॉन्ग विथ योर सब्जेक्ट, वो कंप्लीट हो सके। तो कई बार उसमें जो रिसर्च जो हम बोल रहे हैं, जिसको कहेंगे हम रिसर्च, तो न्यू नॉलेज ऐड होना या न्यू कोई चीज़ डेवलप करना, वो कहीं पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपको टाइम टेकन प्रोसेस है, आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, कितने अप्रोचेज है उसको करने के, ठीक है ना, उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, और किसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है, अभी एग्जिस्ट करती है, और प्रॉब्लम को दूर करने के क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं, कौन से पैरामीटर हैं जो हेल्प कर सकते हैं टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट है वो इतना टाइम नहीं दे पाता है, क्योंकि उसको सब्जेक्ट पास करने हैं, उसमें माइनर एग्ज़ाम्स देने हैं 2-3, ठीक है, मेजर एग्ज़ाम्स देने हैं, तो बहुत सारे प्रेजेंटेशन देने हैं, जॉब भी जाना है। नॉर्मली ये प्रोजेक्ट फाइनल ईयर्स में होते हैं, ठीक है ना, तो उनको जॉब के लिए भी प्रिपरेशन करना है। तो ये सारा उसको फोर्स करता है कि वो कोई ऐसे प्रॉब्लम को ले जो ईजिली कंप्लीट हो जाए विदाउट टाइम फ्रेम, ठीक है। तो वो कहीं पे, अदरवाइज़ क्या है कि देयर इज़ ऑलवेज पॉसिबिलिटी टू डू द रिसर्च। थोड़ा सा अगर इसको एक्सटेंड कर लिया जाए कि वो 3rd year से ही स्टार्ट किया जाए, तो मेरा मानना है कि फाइनल ईयर तक में एक अच्छा रिसर्च आर्टिकल हो सकता है, या कोई भी एक रिसर्च हो सकता है, इतना मुश्किल नहीं है प्रॉब्लम को। बट यही है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, और ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो है, आपको ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट आपको समझ दिया जाए तभी, आपको प्रॉब्लम दिखना चाहिए। आप चलते फिरते हॉस्टल से लेके कॉलेज तक, रेलवे स्टेशन से लेके एयरपोर्ट तक, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, अगर आपको जो भी प्रॉब्लम दिख रही है, तो आप अपने दिमाग में सोचिए कि ये प्रॉब्लम किसकी वजह से हो सकती है, और जो रीज़न है वही आपके जो है पैरामीटर्स हैं। अब उन रीज़न को हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, अगर सॉल्व नहीं पूरी तरह से कर सकते, तो क्या ऐसे वेज हैं जिससे इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ तो कर सकते हैं ना। जैसे आप याद करिए कि आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एक कार्नोट साइकिल पढ़ाया गया, तो आपने सुना होगा कि कार्नोट ने बोला कि इफ़ यू अप्लाई दिस प्रिंसिपल, तो you will get the maximum efficiency. But the assumptions
या जो प्रोसेसेस उसने अडॉप्ट किए, दे आर नॉट फिजिबल। तो कहने का मतलब ये मान के हम छोड़ नहीं सकते ना कि ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कुछ करेंगे ही नहीं, एफर्ट ही नहीं डालेंगे। भाई हम मैक्सिमम नहीं पा सकते, बट क्लोज टू तो मैक्सिमम हो सकता है ना। तो हम अगर कंटिन्यूअस, रिसर्च तो यही है, कंटिन्यूअस हम इम्प्रूव करने रहे। आज देखिए, जो पहले कोई भी डिवाइसेस या माइलेज था गाड़ियों का 10 kmph था, तो अब जो है वो बढ़ गया। तो इस तरह से इम्प्रूव, आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ती जा रही है। आपकी मोबाइल पहले 3-4 घंटे में चार्ज होती थी फुल, अभी फास्ट चार्जिंग हो गया, आधा घंटे में, और कुछ तो 15-20 मिनट में भी चार्ज कर देंगे, ऐसे भी चार्जर आ रहे हैं। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ रिसर्च। तो एवरीथिंग वाट एवर वी आर enjoying today, it is because of the research which is done by our previous researcher and scientists. बाकी सर अगर हमने आज नहीं किया तो कहीं ना कहीं जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसको हम जो है, जो हमें मिला है वो हम उनको नहीं दे पाएंगे एक तरह से। तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम, जैसे हमारे फोर फादर और सब लोगों को ने हमें दिया है, पास्ट के हमारे रिसर्चर ने दिया है, वैसे ही हम आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के या कुछ गिफ्ट करके जाए। जैसा सर हमारे बीटेक के रेज्यूमे में अगर एक रिसर्च पेपर ऐड हो जाता है जी, तो जॉब ओरिएंटेड अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो अगर हम इस पे बात करें कि अगर कोई बीटेक स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर में है या फिर थर्ड ईयर में है और रिसर्च पेपर स्टार्ट करना चाहता है लिखना, या फिर रिव्यू पेपर स्टार्ट करना चाहता है, तो कहाँ से स्टार्ट करें, उसका प्रोसेस क्या होता है? देखिए, आप रिसर्च पेपर और एक और चीज़ मैं कहूँगा, पेटेंट, ये दोनों ही अगर आपके ड्यूरिंग बीटेक अगर आपके सीवी में ऐड हो जाए तो कहते हैं वो सोने पे सुहागा जैसा एक जो है जो कहावत है वो होगी। रिसर्च करने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉब्लम ढूंढना है, विदाउट थिंकिंग कि इसका कोई सल्यूशन है नहीं है क्या है, आप प्रॉब्लम ढूंढिए। अगर आपको प्रॉब्लम अच्छी लग जाए, अच्छी लगने का मतलब यहाँ पे है कि इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है, ये प्रॉब्लम ऐसी है कि अगर इसको सॉल्व किया जाए तो समाज में और जो हमें रिक्वायरमेंट है उसकी ज़्यादा है, उसकी वैल्यू बहुत है। अगर इसकी प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हम लोग टैकल कर लें या मिनिमाइज़ कर लें तो भी, तो पहला काम आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। अगर प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो अब उस पे आपको देखना है कि व्हाट आर दी रिसर्च ऑलरेडी डन ऑन दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को अब तक ऐसा तो नहीं हो सकता है कि किसी को लगा ही ना हो सकता है एक्सेप्शन केसेस में कि किसी की नज़र ना पड़ी हो, बट it is a rare. Otherwise you have some solution for the given problem. आपको उस solution को understand करना है कि क्या क्या solution past में रहे हैं और किन लोगों ने ये solution दिया, उन solution में क्या दिक्कत रही कि जो ये problem इस अभी तक solve नहीं हुआ, जिसको हम बोलते हैं research gap। ठीक है, तो अगर आपने research gap ढूंढ लिया कि ये चीज़ें लोगों ने की और इवन दो देयर इज ए प्रॉब्लम, तो ये रिसर्च गैप है। अब आपको ये देखना है कि जो प्रॉब्लम है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, मीन्स व्हाट आर द पैरामीटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम। अगर आपने पैरामीटर, अब नाउ क्वेश्चन कम्स कि क्या मैं सारे पैरामीटर मुझे पता भी चल जाए कि ये 10 पैरामीटर हैं, तो क्या सारे 10 पैरामीटर को टैकल करना तो इट इज़ नॉट इजी टास्क। तो आप ये देखिए कि कौन से इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हैं जो इन्फ्लुएंशियल भी हैं और जिनको टैकल किया जा सकता है बाय नॉलेज ऑफ साइंस, फिजिक्स, इंजीनियरिंग एटसेट्रा। ओके, जिनको मैनेज किया जा सकता, मैनेज मतलब फिक्स किया जा सकता है। ओके, समहाउ समवेयर 100% नहीं फिक्स किया जा सकता, क्या रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिए तो उनके बेस पे आप जो है अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं
कि जो मेरा रिसर्च पेपर या जो आपका पेटेंट है या जो भी है वो इस ऑब्जेक्टिव के साथ में आगे बढ़ेगा, और उसके बाद में आप प्रिंसिपल और मेथड्स आप डिस्कस कीजिए कि ये मेथड्स होंगे इन प्रॉब्लम को टैकल करने के, और उसको अप्लाई कीजिए जो भी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम पे अप्लाई करके उसको टेस्ट कीजिए कि व्हाट इज़ द रिजल्ट, क्या जो आपका आउटकम है वो आपके हिसाब, आपकी जो उम्मीद थी या जो आपका ऑब्जेक्टिव था जो वो उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप ये मत सोचिए कि हो सकता है कि वो ना हो, जो आपने सोचा था वो नहीं हो। थॉमस एडिसन को अगर आप जाके उनका वो पढ़िए तो उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, ठीक है, लेकिन क्या वो एक बार में कर दिया? नियरली 1000 टाइम्स ही फेल्ड। ऐसा सुनने में आता कि 10 ऐसे कुछ, हाँ, इतनी बार फेल हुए। आप राइट ब्रदर्स की देख लीजिए, वो कई बार अपने घुटने उठने तोड़ लिए उन्होंने उड़ने के। तो आप जरूरी नहीं है कि एक बार, हो सकता है आपका जो है रिसर्च पेपर जो अच्छे से गैप नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, या हो सकता है गैप करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया लेकिन आपने जो सल्यूशन देना चाहिए था वो सल्यूशन नहीं दे पाए। हो सकता है कि आपका SCI किसी रिप्यूटेड जर्नल में ना पब्लिश हो सकता है स्कूपस में तो पब्लिश होगा, ठीक है। तो आप एटलीस्ट आप स्टार्ट तो कीजिए। अगर आप कोशिश करेंगे पहले अटेम्प्ट में, हो सकता है आपका सल्यूशन नहीं, बट अगर आप फेल भी हुए तो आपको एक चीज़ तो पता चलेगी, एक इन्फॉर्मेशन तो आपको पता चलेगी कि ये चीज़ नहीं करना है मुझे, ये काम नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए आप देखिए ना कि आपको जैसे सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में बहुत सारे फंडामेंटल लॉज पढ़ाए जाते हैं। वो इसीलिए ना पढ़ाए जाते हैं कि जो चीज़ प्रूव हो चुकी है कि ये नहीं होगा, उस पर आप अपना एफर्ट, एनर्जी और टाइम ना वेस्ट करें। जैसे कहते हैं ना कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब आप सोचो कि नहीं, नेचुरली जो है मुझे लो टेम्परेचर से हायर की तरफ फ्लो करवाना है, ऐसे कैसे नहीं होगा। तो ये एक तरह से स्टूपिड आइडिया होगा, क्योंकि आप अपना जो नेचर है, जो साइंस है, वो यही बोलती है कि जो नेचुरल फ्लो होगा वो हायर से लोअर की तरफ ही होगा। जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉस, कि एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, तो केवल कन्वर्जन होगा वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, घट बढ़ नहीं जाएगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। क्रिएट नहीं कर सकते, हाँ, ना आप क्रिएट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी अवेलेबल है, बस केवल आपने क्या किया कि उसको एक फॉर्म से, मान लीजिए पेट्रोलियम फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था, पेट्रोल था, उसको आपने हीट में कन्वर्ट, बर्न करके हीट में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से चीज़ें होती है। तो रिसर्च करने की चीज़ है, बस आपका ऑब्जेक्टिव करेक्टली, पहली बात तो आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए, प्रॉब्लम के पीछे के ये देखिए कि पैरामीटर्स क्या हैं, और पैरामीटर में कौन से पैरामीटर हैं जो बेस्ड ऑन योर नॉलेज, बेस्ड ऑन योर एफर्ट, आप कैसे उनको टैकल कर सकते हैं, उनको कोरिलेट कर सकते हैं प्रॉब्लम को, और देन उसको सल्यूशन में आप इंटीग्रेट कर दीजिए और रिजल्ट को प्रेजेंट कर दीजिए। और ये भी मत सोचिए कि अगर आपका कोई भी एक रिसर्च में निगेटिव रिजल्ट भी पब्लिश होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप कोई बहुत इम्पॉर्टेंट रिसर्च कर रहे हैं और आप फेल हो जाते हैं, तो भी आप पब्लिश कर सकते हैं कि ये करने से ये प्रॉब्लम का सलूशन नहीं आता है। एटलीस्ट जो आने वाली पीढ़ी होगी वो ये तो सीखेगी। इट इज़ अ पीस ऑफ नॉलेज। आपने ऐड किया ना कि ये जो आइडिया है ये इट डजंट वर्क, काम नहीं करता है इसमें। तो आने वाला जो पीढ़ी होगा वो कम से कम वो रिपीट तो नहीं करेगा, नहीं तो वो अपना टाइम और एफर्ट उस रिपीट कर सकता है, उसमें वेस्ट करेगा। तो जैसे रिसर्च में आपने बोला कि उसमें एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो भी आपने सोचा उसको आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना होता है, बट इसके लिए बहुत से कॉलेज में उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। तो इसके लिए कि ये भी कहा जाता है कि अगर रिसर्च नहीं कर सकते तो रिव्यू पेपर लिख लेते हैं। तो रिव्यू पेपर पे आपका टेक्निकल नहीं, स्टूडेंट वो बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं एग्री करता हूँ समहाउ समवेयर, बट आज के डेट में हमारे पास में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, हर चीज़ को आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है।
क्या आप सोचते हैं कि सपोज़ करो कि कोई भी कंपनी जो हमारी हाइड्रोलिक टरबाइन डिज़ाइन करती है, बनाती है, वो टेस्टिंग कहाँ करते होंगे? सिमुलेशन से। सिमुलेशन से। क्यों? क्योंकि उनकी लैब में क्या है, वो गंगा को, नदी को या किसी जमुना नदी को वो वहाँ पे तो नहीं ले जाएंगे और इतना बड़ा डैम बनाएंगे, उसके बाद में उसको टेस्टिंग करेंगे, फिर रिजल्ट नहीं करते। तो देयर आर sophisticated tools in terms of numerical simulation tools, those are available। एंड अगर आप जो एक्सपेरिमेंट का जो सब्स्टिट्यूट है, एक तरह से कह सकते हैं कि जहाँ पे भी आपको लगता है कि फाइनेंशियली इट इज़ नॉट वाइबल, आप न्यूमेरिकली आप उसको एनालाइज करिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उसको एनालाइज करिए और वो भी उतने ही ऑथेंटिक माना जाता है। इवन बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि देयर आर लिमिटेशंस, यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग एक्सपेरिमेंटली, बट इन सिमुलेशन यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग। जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इज नॉट इन योर कंट्रोल, बट न्यूमेरिकली यू कैन कंट्रोल जो भी आप असाइन करना चाहते हैं। जो भी आप इनोवेटिव मटेरियल, आप तो वही मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हो ना जो एक्सपेरिमेंट में जो अवेलेबल है। बट वहाँ पे आप कुछ भी मटेरियल या उसका जो मिक्सचर है वो कंसीडर कर सकते हैं। किसी भी रेंज ऑफ टेम्परेचर या मतलब जो आपका ऑपरेटिंग पैरामीटर्स हो, किसी भी लेवल तक अप एंड डाउन कर सकते हो एंड उसके जो इम्पैक्ट है उसको चेक कर सकते हो। तो हम लोगों इवन हर इंस्टीट्यूट में आज के डेट में मुझे जहाँ तक पता है कि उनके पास में सिमुलेटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे अपने यहाँ भी है, एनसिस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मैटलैब है संस्थान में, और भी दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉलिड वर्क, इवन हम लोग सॉलिड वर्क खरीद भी रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो आपको हेल्प करते हैं कि अगर आप एक्सपेरिमेंटली नहीं उसको परफॉर्म करें, न्यूमेरिकली परफॉर्म कीजिए। इवन पीपल आर डूइंग द PhD आल्सो यूजिंग दोज सॉफ्टवेयर्स। ओके, तो ऐसा दिक्कत नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते तो आपका रिसर्च पेपर नहीं हो सकता है। दूसरी बात, रिव्यू पेपर, मेरा मानना है कि रिव्यू पेपर हमेशा जो है उसको लिखना चाहिए जो उस फील्ड का अच्छा नॉलेज रखता हो। जो इनिशियल जो एंट्री लेवल है, मतलब कोई रिसर्च स्टार्ट कर रहा है, उसको रिव्यू पेपर नहीं लिखना चाहिए। इट इज़ माई पर्सनल व्यू। तो बट बहुत सारे लोग लिखते हैं, क्योंकि रिव्यू पेपर देखने में आसान लगता है कि मुझे कुछ करना नहीं है, दूसरे के जो रिसर्च है उसको बस इकट्ठा करना है और उसको प्रेजेंट करना है, बट इट इज़ नॉट सो। तो बेस्ड ऑन दोज रिसर्च, और आई एम नॉट सेइंग रिसर्च, एक्सटेंसिव रिसर्च, based on the extensive research, you are supposed to say at the end of that paper कि what is the research gap। तो अगर आप रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करने के लिए करेक्टली और मेंटली और नॉलेजेबल नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो आपको शायद दूर रहना चाहिए। जब आपको एक अच्छा खासा नॉलेज हो जाए उस फील्ड में, then definitely you can go with the review papers। मतलब सर स्टार्ट पहले अगर स्टूडेंट करना चाहता है तो जो भी आइडेंटिफाई प्रॉब्लम किया है उसने बस उस पे रिसर्च करने की कोशिश करें। हाँ, तो रिसर्च गैप उसको, तो उससे क्या होगा कि आप बहुत लिमिटेड ही आपको रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी में नहीं जाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा आसान हो सकता है। रिव्यू पेपर नॉर्मली इट इज़ 50 पेज 100 पेज, बट फॉर राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग that much requires the more than 200-300 research papers to read out। तो 300-400 पेपर पढ़ना और उसके बाद में उसको आइडेंटिफाई करना कि प्रोसेस क्या है, पैरामीटर्स क्या हैं, गैप क्या है, तो ये सब करना इट इज़ नॉट अ इजी टास्क। भाई सर रिसर्च में आई थिंक हम लोगों ने जो कॉलेज लेवल की बातें हैं उतना तो कर चुके हैं। अब कॉलेज स्टूडेंट के साथ एक और प्रॉब्लम होती है, जब वो स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में आते हैं, सेकेंड ईयर में होते हैं, तो उनको आगे कुछ पता नहीं होता कि आगे मुझे किस फील्ड में आगे करना है। ये भी हो सकता है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता या फिर इंटरेस्ट, जो भी पढ़ रहे हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं हो पाता। तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए,
इंटरेस्ट तो कई बार क्या होता है आपको स्टार्टिंग से ही होता है, जैसे मैंने कहा कि किसी को ये लगे कि मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है, मुझे इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस में ही करनी है, लेकिन कुछ लोग जो चाहते हुए ना चाहते हुए मजबूरी में, मान लीजिए कंप्यूटर साइंस चाहते थे, मैकेनिकल में एडमिशन हो गया। जैसे जिसका इंटरेस्ट है कि कंप्यूटर साइंस में करना है, वो तो अभी तक जब स्कूल में है तो उसको ज़्यादा तो आइडिया है नहीं कि कोडिंग में क्या करना है, बस उसको देख रहा है कि पैकेज किसका हाई है। हाँ, तो क्या पैकेज हाई को तो इंटरेस्ट बोल नहीं सकते? मैं इस बात को जो है नहीं कंसीडर करता कि पैकेज जिसका हाई है वो ज़्यादा खुश है, या उनकी एक अलग तरह की प्रॉब्लम है। ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस या इस तरह की फील्ड के लोग हैं उनकी अलग एक तरह की प्रॉब्लम है, जो मैकेनिकल वाले हैं उनकी अलग एक तरह की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो किसी को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन किस में मिलेगा, कि ज़्यादा पैसा मिल रहा है उसमें, या वो जो चाहता है करना उसमें? वो जो चाहता है करना उसमें। ऑब्वियसली अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आपका इंटरेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है और आप वही कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, तो हो सकता है 2-4-10 लाख जो है ओवरऑल पैकेज में कम भी हो, तो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उसमें मिलेगा, और ज़्यादा हो सकता है कि अच्छा आप इसमें कर पाएँ। अगर सपोज़ करो कि कंप्यूटर की ही बात कर लें, सबसे ज़्यादा जो छटनी होती है कहाँ पे होती है? कंप्यूटर साइंस में। आपको अगर अप टू डेट नहीं रख सकते तो वहाँ पे भी आपकी छटनी होगी, और वो मास में रिक्रूटमेंट होते हैं कंप्यूटर के, और मास में छटनी भी होती। और उस टाइम में अगर आपकी छटनी हो जाए, जब आप मतलब लर्निंग फेज से कहीं पे निकल चुके हैं, मान लीजिए 50 की एज में आपको बाहर कर दिया जाए, तब आप इस स्थिति में नहीं होंगे कि मैं कुछ सीख जाऊंगा, नई प्रोग्रामिंग, नया लैंग्वेज, नया कुछ कर लूँगा, तो वो ज़्यादा दिक्कत है। कि तो मेरा मानना है कि आप जो भी आपको अच्छा लगे, इंजीनियरिंग डजंट मीन कि जो है आपको इंजीनियर बनना है। ठीक है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे लोग जो जर्नलिस्ट हैं इंजीनियरिंग करके, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको एक्टर एक्ट्रेसेस हैं इंजीनियरिंग करता है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि आपको जो अच्छा लग रहा है आप उस फील्ड को एक्सप्लोर करिए। ठीक है, उसमें अच्छा कीजिए। अगर आप मान लीजिए कंटेंट राइटर बहुत अच्छे हैं तो उस फील्ड में आप अच्छा कीजिए। इंजीनियरिंग और रिसर्च के ही कंटेंट आप अच्छा राइटिंग कीजिए। कोई सिंगर है तो वो सिंगर बन सकता है, इंजीनियरिंग कहाँ रोक रहा है उसको? नहीं रोक रहा है ना, तो वो सिंगर भी बन सकता है। यहाँ पे भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो आप एक्सप्लोर कीजिए आपको जो अच्छा है। एवरीवेयर देयर इज अपॉर्चुनिटी। आप हर जगह पे अच्छा कर सकते हैं, बेस्ट हो सकते हैं। आपको बस केवल अपनी स्ट्रेंथ समझनी है कि वेयर आई एम बेस्ट। अगर मैं बोलने में अच्छा हूँ तो मैं वो करूँगा। इंजीनियरिंग डिग्री ठीक है साथ में है मेरे, इट इज़ वेरी गुड, बट मुझे करना क्या है? अगर एक्टिंग कर सकते हो एक्टिंग में जाइए, आप सिंगिंग कर सकते हो सिंगिंग में, रिसर्च कर सकते हो तो हायर एजुकेशन में जाइए, अच्छा पढ़ा सकते हो तो आप पढ़ाइए, टीचिंग में आइए। बट सर एक चीज़ वो भी होता है, जैसे मुझे अगर एक्सप्लोर करना है तो मैं आज एक फील्ड में एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कल दूसरे फील्ड में एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ऐसे तो मैं एक्सप्लोर ही करते रह जाऊँगा। नहीं, आप स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं। नहीं, ये चीज़, ये तो वही है ना कि इसका मतलब ये हुआ कि आप रियलाइज ही नहीं कर पाए आप अपने आप को कि वेयर आई एम बेस्ट सुटेबल कहाँ पे हूँ। अगर आपको YouTube के वीडियो बनाने में इंटरेस्ट है या एडिटिंग का आपको शौक है, तो कौन आपको कह रहा है कि नहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नौकरी ही करनी है आपको? आप एडिटिंग के सॉफ्टवेयर अच्छे से नॉलेज, अच्छे वीडियो एडिट करिए, अच्छे वीडियो बनाइए, आप डॉक्यूमेंट्री बनाइए। डॉक्यूमेंट्री के बेस पे भी दुनिया में लोगों का नाम है कि नहीं है, जिनको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के अवार्ड मिल रहे हैं फिल्म फेयर और कहाँ पे। ठीक है ना, तो आपको केवल ये उनके साथ में है जो कहते हैं ना कि आप रियलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। और द मोमेंट यू रियलाइज देन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको उस पर वर्क करना है कि मैं इसमें
मेरी स्ट्रेंथ यही है, अब इसको और इम्प्रूव कैसे क्या करना है, इसमें करियर ग्रोथ क्या है, इसके लिए क्या करना है, आप उस रास्ते पे चलने लगेंगे, बस आगे बढ़ जाएंगे। प्रॉब्लम यही हो रही कि मुझे आज कंप्यूटर अच्छा लग रहा है, कल कंप्यूटर अच्छा नहीं लगेगा, कुछ और अच्छा लगने लगेगा, डांस अच्छा लगेगा तो डांस 4 दिन करूँगा। एक फोमो होने लगता है सर, जैसे हम कुछ अगर कोई भी सीख रहा है, तो अगर वो उसी फील्ड में या फिर अपने दोस्त को देखता है किसी और फील्ड में एक्सेल करते हुए, तो उसको लगता है कि मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, उससे बढ़िया वहाँ पे शिफ्ट होता हूँ। ऐसे ही वो शिफ्ट होते नहीं, रहता है। आप ये सोच लीजिए कि अगर आपके केवल शिफ्ट होने से तो बात नहीं बनेगी ना, नहीं। आप बेस्ट नहीं हो जाएंगे। अगर आपका दोस्त अच्छा कर रहा है किसी फील्ड में, तो आपका उस अट्रैक्ट होना वो गुड कि क्या, लेकिन आप ये समझते हैं कि क्या आपके पास वो एट्रीब्यूट्स हैं जो उस फील्ड को अडॉप्ट करने के लिए मुझे अलाउ करते हैं। केवल आप इम्प्रेस हो के, अगर मैं सपोज करूँ कि कोई कहे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अरिजीत सिंह के गाने वो गा रहे हैं, अब मेरे पास ना उस तरह की वॉइस है और ना ही उस तरह का हुनर है कि मैं उस तरह का गा सकता हूँ। मैं कहूँ कि नहीं, मुझे तो क्योंकि पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, मैं उनके जैसा बन सकता हूँ, ये थॉट लेना और उसके बाद में शुरू कर देना, ये तो स्टूपिड आइडिया होगा, आप फेल कर जाएंगे। क्योंकि अगर आपकी वो एट्रीब्यूट्स नहीं है, आपकी वॉइस नहीं है, आपका नॉलेज नहीं है संगीत का, तो आप कैसे सक्सीड करेंगे? केवल चुनने से नहीं होगा। क्या आप उसमें एफर्ट करने के लिए तैयार हैं? क्या आपका उसमें कुछ रुचि है, आपके पास कुछ उसमें नॉलेज है क्या? तो अगर आपके पास में है देन वेरी गुड। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक सक्सीड करेगा तो दूसरा सक्सीड नहीं कर सकता। एक फील्ड में एक से ज़्यादा लोग सक्सीड कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे नेता हैं। तो किसी भी, मैं कह रहा हूँ, नेता ही बन जाइए आप। व्हाट इज़ रॉन्ग? नथिंग रॉन्ग। इंजीनियर बन के नेता नहीं बन सकते? बन सकते हैं। प्रोफेसर लोग जो है पॉलिटिक्स में हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग इज ओपन फॉर एवरीवन, बट यू हैव टू रियलाइज कि हम किस में बेस्ट कर सकते हैं। बाकी सर, एक स्टूडेंट जैसा कि आपने बोला जो इंटरेस्ट है उसको फॉलो करो, और कॉलेज को भी साथ साथ रखो, और कॉलेज में ये भी है कि 75% अटेंडेंस को भी मेंटेन करना होता है। तो 75% कॉलेज स्टूडेंट के लिए आपका क्या टेक है इसको? देखिए, 75% अटेंडेंस एक्चुअली टेक्निकल एजुकेशन, जब आप किसी डिग्री को लेते हैं तो हर डिग्री की एक वैल्यू होती है। जैसे कोई डॉक्टर अगर कहलाने लगे या लिख ले तो ये माना जाएगा कि वो पेशेंट को अच्छा इलाज करेगा, उसके पास डिग्री होगी, जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया होगा। अब जो हमारा या जो मेडिकल की लाइन है या इंजीनियरिंग है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा, या आप जो फिजिक्स और साइंस है बिहाइंड द इंजीनियरिंग, तो वो अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप सल्यूशन क्या देंगे? तो वो सल्यूशन जो प्रॉब्लम है उसको समझने के लिए या सल्यूशन तक पहुंचने के लिए आपको नॉलेज तो चाहिए ही, एक्सपीरियंस भी चाहिए, हैंड्स ऑन चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि आप क्लास आएँ। अगर आप नहीं आएंगे तो आपको वो जो नॉलेज है, जो आपको इस लायक बनाता है कि आप करेक्टली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं और वेज हैं उसको अटेम्प्ट करें, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका आधा अधूरा नॉलेज या रहेगा तो आप जो है जो करेक्ट सॉल्यूशन है वो ना इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ना प्रॉब्लम करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसलिए लिटरेचर रिव्यू, हमने बोला ना, लिटरेचर रिव्यू मीन्स नॉलेज को इकट्ठा करना। तो इसलिए जो 75% का अटेंडेंस है, इट इज़ ए रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू बी अ इंजीनियर। कि अगर आप मैक्सिमम टाइम नहीं आएंगे तो आपका इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं आप नॉलेज तो लूज़ कर रहे हैं, और नॉलेज अगर आपका कम होगा तो आप कैसे
किसी भी प्रॉब्लम को करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि आप ऐसे ही सोच लीजिए कि एक जब हम लोग जो है छोटे थे तो डॉक्टर के यहाँ जाते थे गाँव में, तो वो ऐसे हाथ पकड़ के जो है देखते थे और उसके बाद में कुछ दवाएं देते थे, फीवर और ये सब का, ठीक है। उनके पास में देयर वर नॉट अ करेक्ट वे कि हाउ आई कैन मेजर करेक्ट टेम्परेचर और दी हार्ट जो बीट्स है, ओके। तो उससे जो उनका परसेप्शन है, वो जो कैलकुलेशन है, वो हो सकता है इनकरेक्ट हो जाए। इसलिए आप देखेंगे कि जो एक हाईली एजुकेटेड डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो जब कोई पेशेंट जाता है तो वो सल्यूशन देने से पहले सुनते हैं और दूसरी बात तो वो बहुत सारे टेस्ट लिखते हैं। जो टेस्ट लिखने या करवाने के पीछे क्या है कि ही कैन एसेस द करेक्ट प्रॉब्लम एंड द रीजन बिहाइंड दैट प्रॉब्लम। अगर आप रीजन करेक्ट प्रॉब्लम नहीं आइडेंटिफाई कर पाए और रीजन नहीं करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाए तो आप कौन सी दवा देंगे और किस प्रॉब्लम के लिए दवा देंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि बीइंग इंजीनियर भी कि आप चीज़ों को समझे तो पहले कि कोई सिस्टम कैसे काम करता है, क्या क्या डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है, क्या सिमुलेशन की रिक्वायरमेंट। अगर थर्मल इंजीनियरिंग का है तो फंडामेंटल लॉस क्या कहते हैं, तभी तो आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर आप 75% तो इट इज़ नॉट अ बिग डील। अगर आप किसी चीज़ की डिग्री, तो डिग्री की वैल्यू है ना, तो डिग्री की वैल्यू है। आप उसके स्पेशलिस्ट कहलाने जा रहे हैं, तो अगर वो नहीं है तो उसका मतलब फिर नहीं, उसकी वैल्यू क्या है, समहाउ समवेयर डिग्रेड। फिर तो हर कोई इंजीनियरिंग कर ले, हर कोई डॉक्टर बन जाए। अगर वो 10 दिन जो है मेडिकल कॉलेज में जाए और क्लासेस करे, बाकी टाइम घूमे टहले और उसके बाद में लास्ट में डॉक्टर लिख ले। मुझे जैसा कि सर आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब आप किसी क्लास में अपना लेक्चर देने जाते हो तो उस समय जो अटेंशन होता है सारे स्टूडेंट का होता नहीं। कुछ लोग पीछे बैठ के जस्ट फॉर अटेंडेंस आते हैं, वहाँ अटेंडेंस के लिए आते हैं वहाँ पे। एंड ये भी होता है कि टीचिंग में हमारा जब से फोकस नहीं होगा वहाँ पे, तब से हमें कुछ अंडरस्टैंड तो होगा नहीं। तो चाहे हम बैठे भी हैं वहाँ पे बट फोकस नहीं हो पा रहा है, तो हम कुछ सीख तो वैसे भी नहीं रहे हैं। नहीं, उसमें तो एक चीज़ तो ये है कि आपका कि फोकस नहीं करना। फोकस नहीं करना, उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं कि उसका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, या वो सब्जेक्ट उसको समझ में कम आ रहा है। कई बार ये भी होता है कि, और दूसरी बात है कई बार आपको समझ में कम आने लगेगा जब आप जैसे क्लासेस मिस करते रहेंगे, तो आपका इंटरेस्ट वैसे भी कि आगे क्या पढ़ाए, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड इनडायरेक्टली डायरेक्टली, ओके। तो आप जो इंटरेस्ट है वो खोते जाएंगे। तो पहला तो ये है कि अगर आप प्रॉपरली क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपका थोड़ा इंटरेस्ट बना रहेगा। दूसरा ये है कि आपको खुद से भी इंटरेस्ट कि ये मुझे क्यों सीखना है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है जो ये पढ़ाया जा रहा है या क्लासेस में ये डिस्कस, हाउ इट इज़ गोइंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। तो अगर वो आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये जो आज पढ़ाया जा रहा है ये इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकता है, तो आपको इंटरेस्ट बनेगा कि कल मुझे ये ज़रूरत पड़ सकती है। बीइंग इंजीनियर, जब मैं इंजीनियर बनूंगा तो मुझे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे ना, कुछ सल्यूशन पाने, कुछ डेवलप करने होंगे। तो यही जो फिजिक्स है, ये जो नॉलेज है, इंजीनियरिंग नॉलेज, वो ज़रूरत पड़ेगी। और नहीं तो आप सोचिए कि यही बच्चे जो यहाँ पे नहीं पढ़ रहे होते, बाद में वो कोचिंग में जाके प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और वहाँ पे भी हमारे जैसे ही हमारे साथी कोई पढ़ा रहा होता है। तो वो आपको कई बार रियलाइज बहुत लेट होता है। तो जैसा सर आपने कहा कि लेट रियलाइजेशन होता है कि हमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ना चाहिए था, क्योंकि जब आप गेट देंगे तो वो तो फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक का सिलेबस होता है। तो वही सेम चीज़ जाके हम लोग को कोचिंग में पढ़ते हैं, तो उसी काम को दोबारा करते हैं। बट ये जो रियलाइजेशन लेट होने वाला है, ये तो मैक्सिमम लोग को होता है, तो इस पर हम लोग को क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए नॉर्मली जैसे गेट की आपने बात किया या जो PSUs है, नॉर्मली वो सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर तक के सिलेबस को कवर करते हैं। क्योंकि फर्स्ट ईयर में नॉर्मली जो है बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो 12th और फंडामेंटल्स हैं,
तो इंजीनियरिंग स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स नॉर्मली। ओके, तो मेन ये है कि रियलाइजेशन ना होने का एक ही रीज़न है कि अगर आप बाय फोर्स आए हो, बाय चॉइस नहीं आए। अगर आप बाय चॉइस आते तो आपको इंटरेस्ट होता ना कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन किया हूँ या कंप्यूटर, और इसमें मुझे कुछ करना है, और इसके लिए ये जो नॉलेज है ये 3 इयर्स का या 4 इयर्स का, ये बहुत ही क्रूशियल होने जा रहा है, जो मुझे अल्टीमेटली लाइफ लॉन्ग पूरी ज़िंदगी भर मुझे ये इन्हीं चीज़ों से जूझना पड़ेगा, इन्हीं को यूज़ करना पड़ेगा, इन्हीं नॉलेज के बेस पे मैं अल्टीमेट सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो अगर आपने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, मतलब केवल पापा के कहने से कि मुझे पापा के जो है सपने थे या मम्मी के सपने थे, या किसी दोस्त वो क्योंकि इंजीनियरिंग कर रहा है इसलिए मैं इंजीनियरिंग में आ गया, अगर इस तरह से आप आ गए हैं तो आपको रियलाइज़ लेट होगा। और अगर आपने चॉइस पे आए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको रियलाइजेशन में दिक्कत होनी चाहिए। और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आपको जो इंजीनियरिंग जिस भी ब्रांच में आपने लिया है सेकेंड ईयर से, आपको वो रियलाइजेशन शुरू हो जाएगा कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट दिस, कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आया हूँ तो मुझे मशीन्स, इंजन एट्सेट्रा की बात करनी है, और मुझे वो समझना है कि इंजन कैसे वर्क करता है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जो इंजन डिज़ाइन करने के, कंबस्टन इंजन कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना, डीजल क्या होता है, पेट्रोल इंजन क्या होता है। तो आपको मशीन, इंजन, सिस्टम एट्सेट्रा की डिज़ाइन, परफॉर्मेंस एट्सेट्रा की आपको एक फीलिंग आने लगेगी कि मैं क्या, अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है मान लीजिए इंजन और इंजीनियरिंग या इस तरह की ऑटोमोबाइल में, तो आपने शायद गलत ब्रांच लिया। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको मज़ा आएगा कि मुझे नहीं पता था इंजन कैसे वर्क करता, अब मुझे पता चल गया, इसमें कितने प्रोसेसेस होते हैं वो मुझे पता चल गया, किसमें कब प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, कब कंबस्टन हो रहा है, कब एग्जॉस्ट हो रहा है, डिले का क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, फ्यूल क्या होता है, उसकी क्वालिटी कैसे पता चलती है, ऑक्टेन नंबर, सिक्टेन नंबर, ये सब आपको तब मज़ा आने लगेगा ना कि मुझे तो पता नहीं था पेट्रोल भी कई तरह के होते हैं, ठीक है ना, कि डिफरेंट सीटेन नंबर और ये। तो आप जब अगर इंटरेस्ट से आए हैं तो आपको मज़ा आएगा कि ये देखो मुझे नहीं पता था, ये देखो आज पता चला मुझे इंजन इतने तरह के होते हैं, इंटरनल कंबस्टन भी होते हैं, एक्सटर्नल कंबस्टन भी होते हैं, बॉयलर मैंने सुना था बट जानता नहीं था, देखो बॉयलर मुझे पता चला इतने टाइप के होते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर, ये। तो ऐसे बहुत सारे, कंप्यूटर का स्टूडेंट है तो उसको पता चलने लगता है कि मैं इस प्रोग्रामिंग का कहाँ यूज कर सकता हूँ, इससे गेम डेवलप कर सकता हूँ, इससे मैं ऐप डेवलप कर सकता हूँ, इससे मैं वेबसाइट, और इन चीज़ नॉलेज को मैं लेके एक बहुत बड़ा एक वेबसाइट डेवलप कर सकता हूँ, कोई स्टार्टअप की वेबसाइट डेवलप कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम बना सकता हूँ। तो बहुत सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, सेंसर, इलेक्ट्रिकल के हैं, बहुत सारे डिवाइसेस, तो आपको मज़ा आएगा। लेकिन हमको भी थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा। ऑब्वियसली कई बार क्या आता है कि आपको देखिए हर चीज़, कहते हैं ना कि कई बार क्या है कि आपकी कोई बीमारी को ठीक करने के लिए ना हर बार मीठी ही दवा दी जाए ये ज़रूरी नहीं, कुछ कड़वी भी हो सकती है, ठीक है, और कई बार आपको वो कड़वी या मीठी दवा खाने के बाद उल्टियाँ भी हो सकती हैं, ठीक है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि अब खाना ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब खाना नहीं है। भाई आपको इंजीनियर बनना है तो ये इट इज़ अ प्रोसेस। एक्चुअली आई कंसीडर कि इंजीनियरिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग, जस्ट लाइक अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये क्या है, आपको क्वालिटी एडिशन है, आपका ये पूरा एक क्रॉस जो प्रोसेस है 4 ईयर का, इसमें आपको जो रिफाइन किया जा रहा है, आपको बहुत सारी जो है क्वालिटी आप में ऐड की जाती है। जैसे रॉ मटेरियल आता है ना स्टार्टिंग में, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, जब उस पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस लगते हैं, उस पर कुछ शेप बन जाता है, नट बन गया, बोल्ट बन गया, या आपका ज्वेलरी बन गया, तो उसकी वैल्यू क्या है, इन्हेंस हो जाती है। तो जब कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो वो एक तरह से रॉ मटेरियल है, और जब इस 4 ईयर के जो प्रोसेस है, इंजीनियरिंग प्रोसेस है, चाहे वो कंप्यूटर का हो या मैकेनिकल का हो, जब ये प्रोसेसेस उस पर अप्लाई होते हैं और वो नॉलेज को ग्रेस्प करता है, उसके बोलने, चलने, रहने, लिखने, उठने, बैठने, सबसे वो
दिखाई देने लगता है तो उसकी वैल्यू अपने आप इनहेंस होती है, उसी की आपको सैलरी मिलती है। जो जितना अच्छा कर लेता है उसको 1 करोड़ का भी पैकेज मिल जाता है, किसी को 10 लाख का मिलता है, किसी को 5 लाख का भी मिलता है। ठीक है, तो आप कैसे उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने आप को, जो प्रोसेस चल रहा है वो हो सकता है कड़वा भी हो, मीठा भी हो। ठीक है, कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा लग रहा हो, कुछ ना भी अच्छा लग रहा हो, किसी में मैथमेटिक्स किसी को डर लग रहा हो, ये भी हो सकता है, किसी को केमिस्ट्री से। लेकिन आपको वो नॉलेज, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, जो रिक्वायर्ड नॉलेज है, वो आपको ऑप्ट करना है सो दैट यू कैन इन्हेंस योर वैल्यू। और सर जैसे कि अब इंटर्न्स और उस पर एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो चुका है, बट अब प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि प्लेसमेंट के लिए बस सीजीपीए या फिर नंबर ही बस इम्पोर्टेंट नहीं होते, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जी। तो आपके लिए अगर कोई स्टूडेंट स्पेशली इस पे फोकस कर रहा है कि मुझे अब प्लेसमेंट करना है, हायर स्टडी के लिए नहीं जाना है, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किसको बैलेंस करना चाहिए? देखिए, किसी भी चीज़ को नापने के कुछ पैरामीटर तो होंगे। ठीक है, तो कोई भी कंपनी आती है या कहीं पे भी आप अप्लाई करिए, क्योंकि इट इज़ अ मास, तो फिल्टरेशन के देयर विल बी अ प्रोसेस, फिल्टर करने के कुछ तो प्रोसेस रखने पड़ेंगे, तो उसमें से सीजीपीए भी एक प्रोसेस है। ये माना जाता है कि कोई भी जो ये 4 इयर्स का प्रोसेस, वैल्यू एडिशन का प्रोसेस है, उसको प्रॉपरली अगर ऑप्ट किया होगा तो वो सीजीपीए में उसके परिलक्षित होगा, वो अच्छा लिखा भी होगा, अच्छा उसके जो गुरुजन हैं, जो 4 इयर्स में कम से कम 15-20 फैकल्टी ने उसको पढ़ाया होगा या उससे ज़्यादा, वो सबकी नज़रों में एक अच्छा इम्प्रेशन बाय देयर परफॉर्मेंस वो दिया होगा, और वो उसके ग्रेड से या जो उसके सर्टिफिकेट है उससे परिलक्षित होगा। कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं होता, कई बार ऐसा होता है, इट इज़ रेयर, बट कई बार होता है कि कोई बहुत अच्छा उस फील्ड में नहीं था या उसका इंटरेस्ट कम था, बट वो दूसरी फील्ड में बहुत अच्छा था, तो उसको उस फील्ड में तो बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेड उसके ख़राब हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई कोडिंग, मान लो मैकेनिकल का स्टूडेंट है, कोडिंग वो आउट ऑफ बॉक्स जाके कोडिंग में उसने पूरी जी जान लगा के तैयारी की और अच्छा उसको नॉलेज है, तो अब मैकेनिकल की कंपनी हो सकता है उसको ना रिस्पेक्ट करे, बट वो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और कहीं भी उसको अपॉर्चुनिटी एक मिलती है प्रूव करने की, तो वो प्रूव करेगा और एक अच्छा जो है करियर अपना बना सकता है। तो कई बार तो जो सीजीपीए है या प्लेसमेंट में नॉर्मली यही होता है कि वो यही देखेंगे कि सीजीपीए पर, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट करना है, सीजीपीए देखेंगे और इंटर्नशिप। कई बार क्या होता है कि अगर कोई अच्छा कैंडिडेट है तो उसको अच्छी जो कंपनी है, इंडस्ट्री है, उसको इंटर्नशिप मिल जाती है। अच्छा स्टूडेंट है तो अच्छा प्रोजेक्ट करता है और प्रोजेक्ट से जो आउटकम होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ पेटेंट, इन टर्म्स ऑफ रिसर्च आर्टिकल या किसी भी गवर्नमेंट की फंडिंग उसको मिल जाती है। तो ये क्या है कि एक तरह से क्वांटिफाई है, अल्टीमेटली हमें कोई तो पैरामीटर यूज़ करना है ना, तो ये जो पैरामीटर है वो आपके जो पास्ट जर्नी है उसको शो करते हैं कि हाउ सिंसियर यू आर, हाउ नॉलेजेबल यू आर, हाउ कैपेबल यू आर। तो ये चीज़ें आप, कोई भी कंपनी आपको 5 मिनट में कैसे जज करेगी? भाई आपका 4 इयर्स इन्हीं पैरामीटर्स पे कि आपने अगर अच्छा किया होगा तो कोई कंपनी आपको इंटर्नशिप दे दी होगी, आपने अच्छा अगर प्रोजेक्ट किया होगा तो हो सकता है पेटेंट मिल गया होगा, हो सकता है रिसर्च पेपर पब्लिश हो गए, अगर कोई अच्छा आइडिया रहा होगा तो हो सकता है गवर्नमेंट ने आपको फंडिंग कर दिया होगा, या हो सकता है आपके पास कोई अच्छा आइडिया होगा तो हो सकता है आपको स्टार्टअप फंड मिल गया होगा, संस्थान से मिल गया होगा या किसी भी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से मिल गया होगा। तो ये चीज़ें कहाँ से पता चलेंगी? अदरवाइज देयर इज नो वे टू आइडेंटिफाई दिस। यस सर, वो तो है। और सर अब प्लेसमेंट हो चुका है और काफ़ी बार ये देखा जाता है कि इंडस्ट्री अपना नंबर से ज़्यादा स्किल पे फोकस करती है, तो आज के ज़माने में डिग्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए, स्किल ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है कहीं पे भी,
बट स्किल होने के साथ साथ स्किल विदाउट नॉलेज नहीं हो सकता। नहीं। मैं कहूँ कि मैं जो है मुझे साइकिलिंग बहुत अच्छे से आती है, सब साइकिलिंग का मैं एक्सपर्ट हूँ, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द फिजिक्स बिहाइंड द साइकिलिंग। ड्रैग आपको बॉडी पोस्चर क्या रखना है। अगर साइकिलिंग के आप महारथी बन रहे हैं, स्किल है आपको, तो आपको अपने बॉडी की ड्रैग फोर्स आपको पता होना चाहिए, आपको ड्रैग लिफ्ट पता होना चाहिए। आपको ये चीज़ें अगर नहीं पता होगी, आपको नॉलेज नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, अल्टीमेटली फेल हो जाएंगे। तो स्किल कम्स फ्रॉम द नॉलेज। बट जो ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेता है तो वो स्किलफुल कहने लगते हैं कि किसी भी फील्ड में आप रियलाइज़ कर लीजिए कि मेरा नॉलेज इसमें ठीक ठाक है और आई हैव ए इंटरेस्ट इन दिस ओनली। तो अगर आपने अच्छा खासा नॉलेज उसमें, मतलब हैंड्स ऑन नॉलेज, आप प्रैक्टिकल नॉलेज आपने गेन कर लिया, तो स्किलफुल कहने लगेंगे आपको। और कोई तरीका नहीं है। बट स्किल ऐसा नहीं है कि केवल विदाउट नॉलेज के स्किल का कोई मतलब भी नहीं। ठीक है, वो तो फिर वही होगा कि किसी गाड़ी वाले के पास आप लेके गए और कह दिए कि इसका ये टूट गया, इसको सही कर दो, दैट्स इट, विदाउट नोइंग कि किस मटेरियल का करना है, कौन सी वेल्डिंग करनी है। जैसे आपने ज्वाइनिंग करने के लिए टूट गया, अब कह गए लेके इसको ज्वाइन कर दो, तो ही शुड नो कि भाई प्लास्टिक है तो कौन सी वेल्डिंग करनी पड़ेगी या कौन सी ज्वाइनिंग करनी है। अगर मेटल है तो कौन सी करनी पड़ेगी, कॉपर है तो कौन सी वेल्डिंग होगी। तो वो स्किल विदाउट नॉलेज कैसे हो सकता है। इसलिए स्किल ऑलवेज रिक्वायर्स द नॉलेज। तो बोथ इज रिक्वायर्ड, बट स्किल इज ऑब्वियसली, क्योंकि स्किल आपको दिखेगी। मतलब वो आपको, जैसे आपने कुछ बनाया, कोई प्रोग्रामिंग किया, ऐप बन गया, तो ऐप आपकी स्किल को शो करेगा। बट ऑब्वियसली विदाउट नॉलेज तो आपने वो प्रोग्रामिंग नहीं की। और सर जो हमने आइडेंटिफाई किया था, जो बहुत मेजर प्रॉब्लम होते हैं स्टूडेंट्स को कॉलेज में, वो तो हो चुके हैं। बट आपके एक्सपीरियंस से जब आप फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक के किसी भी स्टूडेंट को देखते होंगे कॉलेज में, आपको भी पता है कि अगर बंदा अगर एक बच्चा ऐसा क्या कर रहा है तो कहीं ना कहीं गलती कर रहा है। तो कुछ की प्रॉब्लम्स तो बताइए जो कि बच्चों में आपने ऑब्जर्व किया कि स्टार्टिंग फेज ऑफ कॉलेज में वो रिपीट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि नॉर्मली क्या होता है कि इंजीनियरिंग में जैसे ही कोई एडमिशन लेता है, उसको लगता है कि मैंने अचीव कर लिया, जबकि वो स्टार्टिंग पॉइंट है। और इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर से लेके ये जो थर्ड ईयर तक है, ये 2 साल इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। और आपको उस टाइम में आपको अपनी स्किल पे फोकस करना है, अपने नॉलेज पे फोकस करना है। अगर आप वो नहीं कर रहे हो, नॉर्मली क्या हो रहा है, स्टूडेंट जो है एडमिशन ले लेता है, कुछ तो आउट ऑफ देयर इंटरेस्ट एडमिशन ले लिए, क्योंकि वो चाह रहे थे कोई और ब्रांच, काउंसलिंग में मिली नहीं बिकॉज लो रैंक एट्सेट्रा, तो उनको जो है, तो वो एडमिशन ले लिया लेकिन इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। वो सेकेंड ईयर तक इसी में लगा रहता है कि मेरी ब्रांच चेंज हो जाए या ये हो जाए या वो हो जाए। तो अगर वो रियलाइज ही नहीं कर रहा है तो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, और वो क्या है, रिजल्ट से लेके एवरीथिंग पे वो दिखेगा। तो पहले बात तो आपको, अगर आपको एडमिशन मिल गया है तो जिसमें भी मिला है, तो या तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि मुझे करना है, तो करना है तो फिर जम के कीजिए, और नहीं तो इंजीनियरिंग इज नॉट अ ओनली सॉल्यूशन। करियर बनाने के और बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, और कहीं पे भी आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, आप उसमें शिफ्ट हो जाइए। अपना टाइम, एफर्ट, मनी मत यहाँ पे वेस्ट कीजिए किसी भी कोर्स में। अगर आप उसके साथ कहते हैं ना जस्टिस नहीं कर सकते, जो कमिटमेंट रिक्वायरमेंट है अगर वो आप नहीं दे सकते तो आपका कोई मतलब नहीं है। केवल प्रेजेंट होना नहीं इम्पॉर्टेंट है ना, एफर्ट करना है, कमिटमेंट जो चाहिए कि इंजीनियरिंग, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग को जो नॉलेज और एफर्ट चाहिए वो चाहिए, जो कंप्यूटर वाले को चाहिए जिस तरह की लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी और एफर्ट चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। तो वो एक चीज़ है, और वो नॉर्मली कुछ स्टूडेंट्स में दिखता है कि वो इंटरेस्ट में नहीं है, कुछ को जो है उनको रियलाइज ही नहीं होता है कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट इन फ्यूचर। ठीक है, तो अगर आप ये रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं,
नॉर्मली वो लेट रियलाइज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि रियलाइज़ ही कभी नहीं होगा, हाँ, बट वो रियलाइज़ होता है लेकिन वो तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तो वो आपको अंडरस्टैंड करना है कि वाई आई एम हियर। भाई कोई तो पर्पज़ होगा ना अपन का इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का। अगर वो पर्पज़ आपने सोचा है कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो आप कौन से इंजीनियर बनना चाहते हो? वो वाले जो डेली पुल गिर जाता है और वो ख़राब हो जाता है, कुछ भी बनाते हैं जिसमें कोई इंजीनियरिंग नहीं है, साइंस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, वो वाले आप बनना चाहते हैं। आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप क्या बनाएंगे, क्या बिगाड़ेंगे? आप समझ ही नहीं पाएंगे लोड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, कैसे इसको मैनेज करना है। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आपने अंडरस्टैंड किया है तो आप इंटरेस्ट भी दिखाएंगे, आप अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो मेरा तो हमेशा कहना है कि मैं अभी भी क्लास में बोलता हूँ कि आपको पसंद नहीं है तो छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। जो आपको पसंद है वही कीजिए। लेकिन अगर आपने सोचा है कि मुझे इंजीनियर बनना है तो फिर आप अपना बेस्ट दीजिए। जो कमिटमेंट रिक्वायर्ड है, जो एफर्ट रिक्वायर्ड है इस जर्नी में इंजीनियर बनने की, वो आप पूरा लगाइए अपना, ठीक है ना। और सर कॉलेज में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका एकेडमिक्स या फिर पढ़ाई लिखाई में कुछ इतना ज़्यादा फोकस हो जाता है तो बाकी चीज़ों को नेगलेक्ट करने लगते हैं। जैसे कॉलेज में फेस्ट हो रहा है, इवेंट हो रहा है या फिर कहीं बाहर इस फ्रेंड्स ट्रिप पे जाना है, तो आपको क्या लगता है कॉलेज स्टूडेंट को ये सब पे भी फोकस करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? नहीं, आपकी बात सही है। नॉर्मली होता है जो बहुत सिंसियर स्टूडेंट होता है वो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है उससे, और मेरा मानना है कि हर कोई हर चीज़ में इंटरेस्ट दिखा भी नहीं सकता और हर आदमी के पास में वो एबिलिटी भी नहीं होती। जैसे कोई लड़का बहुत पढ़ने में है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो लिखने में सब लिख देगा सब कुछ अच्छे से, लेकिन कह दो कि खड़े हो जाओ बोर्ड पे बता दो या प्रेजेंट करो तो ही कैन नॉट स्पीक। तो ये होता है। तो हर आदमी से ये एक्सपेक्ट करना कि वो सिंगिंग में भी बहुत अच्छा होगा, कल्चरल प्रोग्राम में बहुत अच्छा करेगा, ठीक है, डांसिंग में भी चला जाएगा, स्पीच भी बहुत अच्छी देगा और क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेगा, सब कुछ वो पॉसिबल नहीं है। इट इज़ ए टू मच। तो अगर कोई अपनी पढ़ाई को ठीक ठाक रखते हुए और किसी को इंटरेस्ट है, मान लीजिए इंजीनियरिंग में आया हुआ है, ठीक ठाक कैंडिडेट है, लेकिन ही हैज़ अ वेरी गुड एबिलिटी या नॉलेज वो डांसिंग का है या सिंगिंग का है, तो उसको उस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए साथ में। ऐसा नहीं है, जैसे कि आज के डेट में हर फील्ड में भी उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत है। जैसे कि बहुत सारे जो है गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं जो स्पोर्ट्समैन को हायर करती हैं, उनके तरफ से जो स्पोर्ट्समैन खेलते हैं, तो वहाँ पे उनको क्या है कि इंजीनियर नहीं चाहिए, वहाँ स्पोर्ट्समैन चाहिए जो उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। ऐसे हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है जो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो। तो ऐसे लोगों की कहीं, तो अगर आप विद योर स्टडी, इंजीनियरिंग स्टडी, अगर आप में कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या करिकुलर एक्टिविटीज़ आप में है जिसको आप नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं, तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। बट आई विल नॉट से कि आप हर जगह हों, ये क्या आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। आपका जो कोर कॉम्पिटेंसी है, अगर आप उसमें आप अपने आप को फोकस रखेंगे तो आप बहुत अच्छे और आगे तक जा सकते हैं। बट अगर आप चारों तरफ फैलेंगे तो समवेयर यू मिस। बाकी जो क्वेश्चंस मेरे एंड से थे जो हमने प्रिपेयर किए थे एक कॉलेज स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, वो तो हो चुके हैं। बाकी अगर आपको कुछ ऐसा लगता हो कि जो क्वेश्चन इंक्लूड नहीं थे क्वेश्चन में, बट स्टूडेंट के लिए वो कंपलसरी होनी चाहिए कि वो एटलीस्ट उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके एंड से? नहीं, आपने वैसे तो सारे एस्पेक्ट्स जो है इंक्लूड कर लिए जो एक स्टूडेंट के लिए होना चाहिए। बस मुझे इतना ही कहना है एट द एंड कि किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में जो ये पीरियड है, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड। ये वो पीरियड है जो क्रूशियल भी है, क्योंकि देयर आर
सेवरल थिंग्स विच कैन डिस्ट्रक्ट यू, आपको डाइवर्ट करेगा बहुत सारे। वो एक शेर है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट करेंगी, डिस्ट्रैक्ट करेंगी, बट आपको ये सोचना है कि मेरा प्राइम, जो कहते हैं ना, प्राइम मोटिव क्या है, कोर ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपने इंजीनियरिंग में आए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने आए हैं, तो उसमें अपना पूरा कमिटमेंट, पूरा उसके साथ जस्टिस कीजिए। आपके पेरेंट्स ने आपको भेजा है तो आप जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल कीजिए। अगर अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं इंटरेस्ट है, तो आप पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए कि मामा मुझे आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन इंजीनियरिंग और मेडिकल और व्हाट एवर मे बी। आप ऐसा नहीं कि आप उनके वो जो चाहते हैं उसको थोप के और अपने सर पे लेके यहाँ पे आ जाइए, किसी भी संस्थान में चले जाइए और वहाँ पे फिर जो है आप टाइम पास कीजिए, वो भी नहीं कीजिए, तो आपका टाइम तो चला गया ना। अगर आप अपने कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस करते तो आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो आप किसी भी ये मत सोचिए कि केवल इंजीनियरिंग करना या मेडिकल करना या ये करना वो करना, पढ़ाई करना, यही जो है एक रास्ता है जो सक्सीड करने का। आपकी कोर कॉम्पिटेंसी जो है उसको अंडरस्टैंड कीजिए। आप अपना अगर यहाँ पे पढ़ने आए हैं या किसी भी संस्थान में, तो वो जो 4 इयर्स हैं उसको बेस्ट यूटिलाइज़ कीजिए, बेस्ट यूटिलाइज़ कीजिए। क्लास के टाइम में क्लास कीजिए, वहाँ पे आप बैठ के मोबाइल और चैट जीपीटी या कुछ और इंस्टाग्राम को मत स्क्रॉल कीजिए, ठीक है ना। अगर ये करते हैं तो अपने आप जो है आप सक्सीड करेंगे। केवल आपको कमिटमेंट की ज़रूरत है कि आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वाई आई एम हियर। अगर आप यहाँ पे इस काम के लिए आए हैं तो वो कीजिए ना आप। और अगर आप जो है अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, अपने पेरेंट्स से झूठ बोल रहे हैं, अपने टीचरों से झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने का मतलब है कि जो करने आए थे वो नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है भगवान के गीता में कहा गया ना, कर्म ही पूजा है, तो आप कैसे ईश्वर को खुश रख सकते हैं। आप अपना कर्म ही नहीं कर रहे हैं जो करने के लिए आप आए थे। और अगर आपने कर्म किया तो भगवान ने कहा है, कृष्ण भगवान ने, कि फल की इच्छा मत करो, अपने आप फल मिलेगा आपको और बेस्ट फल मिलेगा। और जैसे आपने कहा हमारा काम है कर्म करना, और जो इस एज में जो भी अपना कर्म जैसे पढ़ना है और जो भी है उसको करना है, बट अगर हम लोग नहीं करते तो काफ़ी सारे स्टूडेंट इस एज में एंजाइटी, डिप्रेशन, इसके भी बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं, तो उसको कैसे ओवरकम करें? देखिए, उसका एक ही रीज़न है, एंजाइटी। अगर आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं जो आप करने आए थे, जैसे सपोज़ करो आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, आपका इंटरेस्ट है नहीं, तो यहाँ से कुछ प्रेशर होगा, कॉलेज के तरफ से आपको अटेंडेंस के लिए डिटेन कर दिया जाएगा, घर वाले कुछ और बोल रहे हैं, दोस्त कुछ, अरे यार तू फेल हो गया, तेरे 0 मार्क्स आए, तेरे इसके हो गए, तो आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लगेगा, अच्छा तो नहीं लगेगा। तो आप डिप्रेशन, आप रूम से नहीं निकलेंगे। आप सारे बच्चे जब डिनर कर रहे होंगे, लंच कर रहे होंगे, तो आप वहाँ पे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि कहेंगे कि सारे दोस्त कहेंगे अरे ये फेल हो गया। कॉलेज नहीं आएंगे, टीचर कहेगा कि अरे तुम 1 महीने से आए नहीं, आज कैसे आए। तो ये सारी चीज़ें आपको एक तरफ से, इसका मतलब ये है कि आप जिस चीज़ के लिए आए हैं वो आप आए ही नहीं, आपका कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ और था, आप फोर्सफुली यहाँ पे आ गए। अब आप उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सक्सीड नहीं कर रहे हैं, और पीछे आप जा नहीं सकते क्योंकि आपके मम्मी पापा ने आपको भेज रखे हैं। पड़ोसियों के नज़रें होंगी आप पे कि आप, इनका लड़का या ये जो है इंजीनियरिंग करने गया था और ये वापस आ गया। ये सारी चीज़ें आपको फोर्स किए कि आप अपने आप में घुट घुट के जिए। और यही एक रीज़न है कि अगर द मोमेंट यू स्टार्ट इंजॉइंग, तो आपको ना डिप्रेशन होगा और ना एंजाइटी होगी, आपको मज़ा आने लगे। अगर कि मुझे जानना है यार, ये इंजन आज खोल के मैं देखूँगा कितने पार्ट हैं, कैसे ये पिस्टन सिलेंडर वर्क करता है,
कैसे प्रेशर, कैसे कहाँ पे फ्यूल बर्न करता है, वो चीज़ें तो आप क्यूरियस हो जाएंगे ना। अगर आप उससे सिर्फ बहुत सारे बच्चे इस टाइप के मेंटेलिटी के होते नहीं ना, उनका माइंडसेट ही नहीं होता है, वो बस डिप्रेशन में बैठ जाते हैं, बाकी अपना हाँ, तो टाइम वेस्ट वो करते हैं। वही रीज़न है कि वो इंटरेस्ट से नहीं आए, जो हो रहा है उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, बैग जा नहीं सकते क्योंकि मम्मी पापा ने पैसे लगा दिए हैं, पड़ोसियों को लगता है कि ये इंजीनियरिंग कर रहा है, आप किस मुंह से जाएं वापसी के। अगर यही चीज़ आप पहले, जो यहाँ पे आप मतलब जो आपकी कोर आपको डेडिकेशन देना चाहिए था, वो नहीं दे रहे हैं, मतलब नाइंसाफ़ी कर रहे हैं अपने कर्मों के प्रति। वो अगर आप अपने पेरेंट्स या जो भी गार्जियन हैं उनको आप पहले ही बता देते कि मैं ये नहीं, ये करना चाहता हूँ और इसमें मैं बेस्ट दूंगा, तो शायद आपको ये दिन नहीं देखने पड़ते कि किसी को कि यार तुम फेल हो गए, तब आप वहाँ पे अच्छा करते। ठीक है, और अभी भी आप अच्छा कर सकते हैं। आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई तो कीजिए, आप रियलाइज तो कीजिए, कुछ तो ऐसा होगा आप में, कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो ऐसा होगा। गा सकते हो अच्छे से तो वो कर लीजिए, बोल सकते हो उसके भी आपको आजकल पैसे मिल जाएंगे, वीडियो बना सकते हो वो कर लीजिए, पीपीटी अच्छा बना सकते हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको बिजनेस दे देंगे, अच्छी पीपीटी, इंडस्ट्री वाले अच्छी पीपीटी बना दीजिए, वीडियो एडिटिंग के लिए है, पोस्टर बनाने के लिए बहुत सारे बिजनेस हैं। तो आप केवल आपको आइडेंटिफाई करना है कि मुझे क्या इंटरेस्ट है और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या मैं रियलाइज कर पाता हूँ, क्या मैं क्या सोच पाता हूँ, क्या वो चीज़ें आप कर पाए तो बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप अच्छा कर सकते हैं। आपको बस इंटरेस्ट, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब तभी होगा जब आप सोच ही नहीं पा रहे हैं आपके पास, आप अपने में रियलाइज़ तो करिए कि मेरे में कुछ तो अच्छा होगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी में कुछ भी गुण ना हो? ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो कुछ है, आपको रियलाइज़ करना है और उस पर एक्ट करना है। आपको ये सोचना नहीं है कि अरे इसमें तो बहुत कंपटीशन है, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं। नहीं, आप करिए तो, उतरिए तो, आप एफर्ट तो कीजिए, एफर्ट कीजिए, आप सक्सीड कर जाएंगे। बाकी सर आई थिंक क्वेश्चन जो मैक्सिमम थे हो चुके हैं। और एक और कंसर्न होता है जब कोई बच्चा पहली बार कॉलेज में आता है, तो जब कॉलेज बीत जाता है तो उसको ये लगता है कि अगर मेरे पास राइट टाइम पे राइट गाइडेंस मिल जाता तो मैं हो सकता है इससे और अच्छा कर पाऊँ। तो अगर कोई बच्चा कॉलेज में आ रहा है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी स्टूडेंट को जब भी वो कहीं पे भी जाता है, तो आप कहीं पे जाते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट होता है कि मुझे इस एरिया या इस, मान लीजिए आप ताजमहल घूमने चले गए या कहीं ऐसी जगहों पे चले गए, तो आप उसको बेस्ट एक्सप्लोर करने के लिए क्या चुनते हैं? एक गाइड। क्यों चाहिए भाई? कि आपको कुछ यहाँ पे आ गया हूँ तो कुछ ऐसा नहीं हो कि जो मैं मिस कर जाऊँ, जो जान ना पाऊँ, देख ना पाऊँ, समझ ना पाऊँ। तो ऐसे ही जब आप किसी संस्थान से आप जुड़ गए किसी पर्पज से, पर्पज क्या है आपका? एजुकेशन लेना, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में या मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, जिस, तो वहाँ के गाइड कौन है? प्रोफेसर्स है, स्टाफ है। आप उनसे मिलिए, सीनियर्स है, आप उनसे अंडरस्टैंड कीजिए कि सीनियरों से कि क्या वे है, करेक्ट वे क्या है, मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो कैसे हो सकता है, किससे मिल सकता हूँ, कौन इसका कोर कॉम्पिटेंसी कौन है जो अच्छा मुझे गाइड कर सकता है। अगर मोटिवेशनल दिक्कत हो रही है तो भी आप मिलिए, अपने सीनियर से मिल लीजिए, प्रोफेसर के पास में आइए कि सर आई हैव सम क्वेश्चन और प्रॉब्लम्स, आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू। मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रोफेसर आपको मना करेगा। वो बेस्ट जो भी उसके पास नॉलेज है, रिसोर्स है, कनेक्शंस है, वो सारा आपके लिए ओपन रखता है। कभी भी कोई भी स्टूडेंट सपोज करो मेरे पास ही आ जाता है, तो मेरे जितने भी कनेक्शंस हैं मैं कहता हूँ कि अच्छा यू विश टू डू इंटर्नशिप इन IITs, नो प्रॉब्लम, आई एम कॉलिंग माई फ्रेंड और माई नोन पर्सन एंड यू अप्लाई जस्ट। तो ऐसे ही
आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है या जो रिक्वायरमेंट ऑफ गाइडेंस है वो फुलफिल हो सकती है आपके टीचर से, आपके मेंटर से, आपके सीनियर किस लिए होते हैं? सीनियर्स नॉट फॉर द रैगिंग ओनली, ओके। रैगिंग करना है ये तो अब ख़त्म ही है, रैगिंग का कोई मतलब नहीं है। बट आप उनसे मिलिए, आप उनसे अंडरस्टैंड कीजिए कि सर मैंने मैकेनिकल में एडमिशन ले लिया है, सर मुझे कुछ गाइड करिए, क्या चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करूँ मैं, कौन से सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करना है मुझे, कौन सी स्किल सीखने की ज़रूरत है सेकेंड ईयर में, कौन सी थर्ड ईयर में सीखूं। एक पैकेज तो तैयार करूं। एक फाइनल ईयर तक पहुंचने से पहले मैं एक जो रिक्वायर्ड पैकेज है वो तैयार करूं, जो इंडस्ट्री को ज़रूरत है, जो शोकेस कर पाऊं मैं, जो मेरे बायोडेटा में दिखे। अभी क्या होता है, कई बार बायोडेटा में क्या लिखा होता है, नाम, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 10th और 12th लिखा होगा, उसके बाद में क्या, हॉबीज़, क्रिकेट और ये वो, उसके बाद में घर का एड्रेस, मम्मी पापा का नाम और बस। तो आपने, इसका मतलब है कि 4 इयर्स में कुछ किया नहीं। अगर आपने 4 इयर्स में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव चीज़ों में पार्टिसिपेट किया होता, प्रोजेक्ट में अच्छा किया होता, तो आपके बायोडेटा में ऐड हो जाता, कहीं से सर्टिफिकेट कुछ मिलता वो आपके ऐड हो जाता, रिसर्च पेपर ऐड हो जाता। तो ऐसे बहुत सारे, इवन प्रोफेसर्स, बहुत सारे लोग यही ढूंढ रहे होते हैं कि मुझे कोई कमिटेड स्टूडेंट चाहिए जो वर्क कर सके, जिसको लेके, क्योंकि उनके पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दे डोंट हैव अ टाइम, क्योंकि उनके बहुत सारे इंगेजमेंट्स हैं। तो अगर वो गाइड कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर सीख लो, अगर उनको पता है, उसमें अच्छा नॉलेज है, तो वो आपको बता भी देंगे कि ये ऐसे हो जाता है, ये यहाँ पे हो जाता है। तो अगर आप उनकी हेल्प ले सकते हो तो आपको प्रोजेक्ट लिखने में या प्रोजेक्ट बनाने में या कोई पेटेंट या कोई ऐप या कोई भी आपका आइडिया है जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, उसका हेल्प मिल जाएगी, आपको गाइडेंस मिल जाएगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। वो ऑलरेडी जो आपको कॉस्ट है वो ऑलरेडी आपने पे कर चुके हैं आप संस्थान को एज ए फीस। तो आपको उसके लिए एडिशनल कुछ देना लेना नहीं है, आपको जस्ट जाना है और मिलना है, उसको यूटिलाइज करना है। अगर नहीं कर रहे हो तो इट इज़ योर लॉस। इसका मतलब आप कभी अंदाज़ा ही नहीं लगा पाए कि व्हाट इज़ द एक्सपेंस पर डे। आप कभी अंदाज़ा लगाइए कि आपने पूरे जो ईयर की फीस दी है, यहाँ पे रह रहे हैं, पर डे का खर्च कितना पड़ता है, पर लेक्चर का कितना खर्च पड़ता है। आप एक एस्टिमेट यही लगा के देखिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पर डे का कितना मैं जो है इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उसका आउटपुट मुझे कितना मिल रहा है या मैं कितना ले पा रहा हूँ। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, कंप्यूटर लैब है, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स है, प्रोफेसर्स हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं उसका भरपूर यूज़ कीजिए। और यही एक तरीका हो सकता है कि आप अच्छा बनने का, और जो कमिटमेंट है आपका जस्टिस अपने कोर्स से और जस्टिस विद योर पेरेंट्स और सेल्फ से, खुद से भी जो कहते हैं ना जस्टिस करना, वो तभी सफल होगा जब आप जो है कमिटेड रहें और पूरे डेडिकेशन के साथ में जिस भी ऑब्जेक्टिव के साथ में आए उसको फुलफिल करें। थैंक यू सो मच सर, जो आपने इस पॉडकास्ट के लिए अपना इतना टाइम दिया। थैंक यू सर। थैंक यू अमन।